देखिए इसमें वो कह रहा है कि अ स्टूडेंट ड्रॉज द ग्राफ ऑफ एन एसी सप्लाई एंड अ डीसी सप्लाई। देखो बच्चों, ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई का मैंने आपको डायरेक्ट बताया था जब हम जनरेटर्स का टॉपिक पढ़ रहे थे। आपको याद होगा कि जब भी ऑल्टरनेटिंग करंट का हम ग्राफ बनाते हैं तो ये बात जहन में रखिएगा कि ऑल्टरनेटिंग सप्लाई का, जब आप ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई का ग्राफ बनाते हो तो आपने इस वाई एक्सिस के ऊपर हमेशा याद रखिए, ऑन द वाई एक्सिस यू ऑलवेज टेक वोल्टेज। ठीक है, या आप ईएमएफ की वैल्यू वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हो और इस एक्सिस पे आपकी याद है टाइम आ जाता था, एक्स एक्सिस पे टाइम आ जाता था। और ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई का अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि उसका ग्राफ, ये नोट्स में आप जाके चेक भी कर लें, तो हमने ये किया था। इनके लेक्चर्स अभी भी अपलोडेड हैं, इस सेक्शन के भी काफी सारे पोर्शंस के जो मैंने क्लास में कराए भी थे, बट उसके बावजूद फॉर रिविजन पर्पस लगाए रखे हैं हमने। वो जरूर देख लीजिएगा अगर कोई भूल रही है बात। तो हमेशा ऑल्टरनेटिंग करंट जब भी प्रोड्यूस होता है या ऑल्टरनेटिंग करंट का आप ग्राफ देखोगे तो वो इस किस्म का ट्रांसवर्स वेव टाइप ग्राफ होगा और वाई एक्सिस पे वोल्टेज प्लॉट होगी, एक्स पे टाइम प्लॉट होगा। लेकिन जब आप डीसी करंट की बात करते हो कि डीसी सप्लाई का, तो याद रखिए कि अगर हम कभी डीसी सप्लाई का ये ग्राफ बना के देखें तो उसमें भी आपने वाई एक्सिस पे वोल्टेज ही लेनी है और एक्स पे टाइम ही लेना है। लेकिन डीसी सप्लाई चूंकि एक डायरेक्शन में चलने वाला करंट है तो उसको हम एक ऐसी फ्लैट हॉरिजॉन्टल लाइन से डिनोट किया करेंगे। तो डीसी सप्लाई का जो ग्राफ है वो याद रखिएगा कि वो हमेशा इस किस्म का ग्राफ बनता है, इट इज अ फ्लैट हॉरिजॉन्टल लाइन। अभी एक रिकॉल वाली बात है, तो वो कहता है विच रो शोज द करेक्ट लेबल्स डब्ल्यू एक्स एंड वाई। अब देखो डब्ल्यू बेसिकली इस वाई एक्सिस के ऊपर वो कह रहा है क्या प्लॉट होता है। तो आपको पता है डब्ल्यू जो है बेसिकली, ये डब्ल्यू जो है ये वोल्टेज है। तो आप वाई एक्सिस पे हमेशा वोल्टेज प्लॉट करते हो ग्राफ में। ठीक है, एक्स एक्सिस पे भी पूछता तो हम कहते हैं यहाँ पे टाइम हम प्लॉट कर लेते हैं। लेकिन फिर आप गौर करो कि ये जो आपके पास वाई वाली कर्व बन रही है, देखिए ये जो अप एंड डाउन ऐसे साइन वेव टाइप बन रही है, ये वाई वाला, ये आपको ऑल्टरनेटिंग करंट को डिनोट कर रहा है। तो दिस वाई इज योर एसी करंट का, ऑल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ। और ये जो एक्स वाला ग्राफ है देखिए, इट्स जस्ट वन स्टेडी ऐसे कांस्टेंट का ग्राफ चल रहा है, तो ये आपका इसमें डीसी यानी डायरेक्ट करंट का ग्राफ ऐसा होगा। तो ये तो बड़ी इजी टू रिमेम्बर बात है। तो लेवल ऑफ डब्ल्यू कौन है? टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, वोल्टेज या वोल्टेज है। तो इसका मतलब है कि आपका ऑप्शन ए, देखिए मैंने आपको हर एमसीक्यू का पेपर इसी तरह करवाया कि हर ऑप्शन के एक्सेप्ट रिजेक्ट होने का लॉजिक क्लियर होना चाहिए आपको। तो ये टाइम नहीं हो सकता, डब्ल्यू पे वोल्टेज होती है। तो आइदर इट सी ऑप्शन या डी ऑप्शन। बट आगे देखो कि आपको एसी सप्लाई जो है वो वाई दिखा रहा है, तो वाई वाला एसी सप्लाई वाई का ग्राफ होगा और डीसी सप्लाई ये एक्स वाला हॉरिजॉन्टल ग्राफ होगा। तो इस हिसाब से हमारा डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बनता है। तो 26 का डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस ग्राफ, अगर आप सारी लेबलिंग्स को मैच करें। तो 26 का देखिए डी ऑप्शन इसमें करेक्ट आ। कहता द डायग्राम शोज अ सिंपल एसी जनरेटर, द मैग्नेट रोटेट्स अराउंड अ फिक्स्ड कॉइल वाउंड राउंड अ फिक्स्ड आयरन कोर। अच्छा, हमने जो जनरेटर पढ़ा हुआ है उसमें तो साइड मैग्नेट्स फिक्स्ड होते थे और कॉइल बीच में मूव करता था। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के कटने की वजह से, याद है, ड्यू टू द कटिंग ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स ईएमएफ इंड्यूस होती थी उस कॉइल के अंदर। बट मैंने आपको बताया था उस पूरे चैप्टर में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, वो अभी भी पूरा लेक्चर अपलोडेड है, उसमें मैंने ये भी बताया था कि देखिए अगर एक ही बात है, आप कॉइल को रोक दें और मैग्नेट्स को उनकी साइड पे घुमाना शुरू कर दें, तब भी तो फ्लक्स कट ही होगा ना। तो ये सारी वही सेम कहानी है। तो वो कहता है द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ आउटपुट इज अ साइन वेव, यानी वही जनरेटर का जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है वो ऐसे ही वेव लाइक होता है, अ सीरीज ऑफ क्रेस्ट्स, जीरोस एंड ट्रप्स। कहता है द मैग्नेट इज शोन इन थ्री पोजिशंस, पी क्यू एंड आर, ड्यूरिंग इट्स रोटेशन। अब ये मैग्नेट रोटेट कर रहा है, रिमेंबर इस वक्त ये कॉइल को रोटेट नहीं करवा रहे, कॉइल को फिक्स किया हुआ है, मैग्नेट रोटेट हो रहा है। तो कोई एक चीज रोटेट होगी तो फ्लक्स कट होगा और ईएमएफ इंड्यूस होगा उसमें। तो बात तो वही सेम है, कोई इसमें फर्क नहीं है। तो वो कहता है कि द मैग्नेटिक फील्ड इन द कॉइल इज जीरो एट क्यू। ठीक है, अब ये बात पढ़ो जरा, कहता है द मैग्नेटिक फील्ड इन द कॉइल इज जीरो एट क्यू।
बट चेंजिंग मोस्ट रैपिडली। याद हमने इसमें पढ़ा था कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है, दिस इज इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू बीवीएल। अब देखिए, जितना मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्यादा होगा। जितना वेलोसिटी ऑफ रोटेशन तेज होगा, उतना इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्यादा होगा। जितना लेंथ ऑफ द कॉइल तेज ज्यादा होगी, उतना इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्यादा होगा। तो वो कहता है व्हिच स्टेटमेंट अबाउट द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल इज करेक्ट। अब कहता है द मैग्नेट ऑफ द ईएमएफ, सॉरी द मैग्नीट्यूड ऑफ द ईएमएफ एट पोजीशन क्यू इज लार्जर। ठीक है, एट पोजीशन क्यू इज लार्जर देन एट पोजीशन पी। तो बात तो ठीक लग रही है कि द मैग्नीट्यूड, जरा इस लफ्जों को गौर से पढ़ना, कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ द ईएमएफ एट पोजीशन क्यू इज लार्जर देन एट पोजीशन पी। तो देखिए, पोजीशन पी पे जो मैग्नीट्यूड ऑफ द ईएमएफ है क्यू पे, वो सबसे ज्यादा है। बिकॉज देखिए यहाँ पर ये फ्लक्स, इस वक्त तो देखिए ना, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इस तरह नॉर्थ से साउथ जाएंगी ना, यूं करके। और इस कॉइल में भी जो ये जो कॉइल बीच में लगी हुई है, ये कॉइल में, ये कॉइल कट नहीं कर रहा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इन पोजीशन पी। लेकिन जब यहां पर है ये, तो ये मैग्नेट का देखो, ये वाली साइड ब्लेड इस तरफ ऐसे करके आ गया। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अब मैग्नेटिक फ्लक्स परपेंडिकुलर है टू द कॉइल। तो याद है ना, परपेंडिकुलर होगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ द ईएमएफ एट पोजीशन क्यू इज लार्जर देन एट पोजीशन पी। तो इसका मतलब है, आंसर तो ये मुझे मिल गया, लेकिन जरा बाकियों को देखते हैं। कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ द ईएमएफ एट पोजीशन क्यू इज जीरो। तो पोजीशन क्यू पे मैग्नीट्यूड ऑफ द ईएमएफ जीरो नहीं हो सकता। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू द कॉइल होंगी, तो फिर उस वक्त फ्लक्स सबसे ज्यादा होगा। तो यहाँ पे तो ये पैरेलल टू द कॉइल चल रही है, बट यहाँ इस पोजीशन क्यू में आपका जो है मैक्सिमम ईएमएफ होगा। ठीक है, मैक्सिमम ईएमएफ होगा बिकॉज इन दोनों पोजीशन से ज्यादा होगा। ये पी और क्यू तो बेसिकली, पी और आर तो एक ही बात है ना, क्योंकि ये दोनों में पैरेलल है। तो यहाँ पे इनमें कोई ईएमएफ नहीं है। देयर इज नो ईएमएफ इन दिस पोजीशन, there is no EMF in this position because the magnetic field lines are parallel to the coil। जबकि इस पोजीशन में क्या हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अब देखो ना, ये नॉर्थ पोल था और इसके यूं पीछे इधर छुपा हुआ है साउथ पोल बैक साइड पे, यानी ये वाली साइड अब इसके पीछे चली गई है ना। तो फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैक्सिमम होंगी, तो इसलिए मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड ऑफ द ईएमएफ एट पोजीशन क्यू इज लार्जर देन एट पोजीशन पी या आर, दोनों में से लार्जर है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ एट पोजीशन क्यू इज जीरो। तो जीरो तो नहीं है, मैक्सिमम है। तो ये बी इसलिए गलत है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द ईएमएफ एट पोजीशन क्यू इज स्मॉलर देन एट आर। ठीक है, नहीं स्मॉलर नहीं है, क्यू पे मैक्सिमम है, आर क्यू पे दोनों की निस्बत ज्यादा होगी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द ईएमएफ इज एट पोजीशन आर इज लार्जर देन पी। तो पी एंड आर पे तो दोनों पे सेम है, क्योंकि आप देख रहे हो शक्लें एक हैं, सिर्फ पोलैरिटी स्विच हुई है। तो ये तो बी, सी और डी ऑप्शन इसलिए गलत हैं। ए वाली बात बिल्कुल सही लग रही है। तो 31 का ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। लेट्स क्विकली चेक कि 31 का वाकई में ए आंसर बन रहा है। तो ये वही बात है कि जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होंगी और कॉइल जो है इस पोजीशन में होगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम और लार्जर होगा बाय किसी भी और पोजीशन से। अब जरा देखिए, इस सवाल में वो कहता है कि अ 24 वोल्ट power supply and a 100% efficient transformer are used to light a 6 volt 12 watt lamp. What is the current in the power supply? अच्छा बच्चों, अब देखिए, इस सवाल को ना आप दो तरीकों से अप्रोच कर सकते हो। एक तो वो ये कह रहा है कि एक 24 वोल्ट की पावर सप्लाई है, ठीक है, और एक 100% एफिशिएंट ट्रांसफार्मर है। देखिए, एक बात याद रखिएगा, आपने एफिशिएंसी पढ़ी हुई है वर्क एनर्जी पावर में। मैं आपको इस सवाल के दोनों अप्रोचेस बता देता हूं, जो इजी लगे आप वो फॉलो कर ले। ठीक है, दोनों हमने सीखे हैं। वैसे आपको पता है कि जब एक ट्रांसफार्मर 100% एफिशिएंट होता है, तो आपने याद रखना है कि फिर इसका मतलब है कि इनपुट पावर इक्वल टू द आउटपुट पावर होगी। यानी याद रखिए कि पावर इनपुट विल बी इक्वल टू द पावर आउटपुट, क्योंकि 100% एफिशिएंसी का यही मतलब होता है कि जितनी आप इनपुट दे रहे हो पावर, उतनी आउटपुट पावर भी आ रही। ठीक है, तो इस सवाल को करने की फर्स्ट अप्रोच, मैं आपको जरा फर्स्ट अप्रोच इसमें बता देता हूं कि पावर इनपुट विल बी इक्वल टू
द पावर आउटपुट। इस तरीके से आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। अब देखिए, इनपुट जो होती है ये बेसिकली प्राइमरी कॉइल की होती है। अब ट्रांसफार्मर का आपने पढ़ा हुआ है, इसका पूरा लेक्चर भी अपलोडेड है, अगर आप कुछ भूल रहे हो तो उसको रिकॉल कर सकते हो आप। रिमेंबर, हमने ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ा था कि एक ट्रांसफार्मर जो बनता है वो ये एक लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर होती है। ठीक है, मैंने हर जगह जिधर भी ईयरलीज में आया है उसको रिकॉल दिया है। ये एक लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन की कोर है, और यहाँ पर जो आप लगाते हो दिस इज गोइंग टू बी, इधर भी एसी सप्लाई इनपुट होता है। ठीक है, एसी इनपुट होगा इधर। ठीक है, और यहाँ पर जो दूसरी कॉइल होती है दूसरे एंड पे, ये आपका, इधर भी आपका एसी आउटपुट ही आता है, एसी आउटपुट बनेगा ये करके। और दूसरी बात ये थी कि ये वाली आपकी प्राइमरी कॉइल होती है, दिस वाज कॉल्ड एज द प्राइमरी कॉइल, एंड दिस वाज कॉल्ड एज द सेकेंडरी कॉइल। अब मैंने आपको ये बताया था कि ट्रांसफार्मर में होता यह है कि प्राइमरी कॉइल पर मैग्नेटिक फ्लक्स की वेरिएशन की वजह से, क्योंकि एसी इनपुट है ना, तो प्राइमरी पे फ्लक्स वेरी करता है, इसीलिए उसकी वजह से सेकेंडरी पे भी फ्लक्स वेरी करता है और उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। फिर स्टेप अप और स्टेप डाउन में फर्क सिर्फ ये था कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर पावर स्टेशन के पास लगता है और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कंजम्पशन एरियाज के पास लगता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर के अंदर आपने पढ़ा था कि उसमें सिर्फ क्या होता है कि प्राइमरी प्राइमरी पे टर्न्स कम होती हैं। तो बच्चों, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और स्टेप अप में फर्क ये था कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर एक तो पावर स्टेशन के बाहर आप इंस्टॉल करते हो, और उसमें आपको याद है कि प्राइमरी कॉइल पे टर्न्स थोड़ी होती हैं और सेकेंडरी कॉइल पे टर्न्स बहुत ज्यादा होती हैं। ठीक है, ये स्टेप अप, यानी नंबर ऑफ टर्न्स भी जब प्राइमरी टू सेकेंडरी ज्यादा हो जाएंगी तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर था। और जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आप लगाते हो कंजम्पशन एरियाज के बाहर, घरों के बाहर, तो यानी जो कॉलोनी के बाहर लगता है आपका, तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो प्राइमरी कॉइल पे टर्न्स हैं वो ज्यादा होती हैं। ठीक है, प्राइमरी पे टर्न ज्यादा हैं, और स्टेप डाउन यानी टर्न्स की तादाद डाउन होकर आपको कम हो जाती है, इसीलिए वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाता है। अब देखिए, इस सवाल में मैंने आपको बताया था कि दो अप्रोचेज हैं, कहता है 24 वोल्ट पावर सप्लाई। अब देखिए, मैं वैसे अगर आपको इसमें एक ट्रांसफार्मर का रफ सा स्केच बना के इसमें इस तरह से एक्सप्लेन करूं इसे, तो ये वो लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर है। और सपोज फॉर एग्जांपल के, अब देखिए इसमें यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि एक 24 वोल्ट की पावर सप्लाई है। ठीक है, और वो लाइट अप कर रही है 6 वोल्ट्स का बल्ब। तो ये वोल्टेज डाउन हुई है, इसका मतलब है कि ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो आपके पास यहाँ पे जो प्राइमरी कॉइल पे एसी सप्लाई लगा हुआ है, ये हम मिसाल के तौर पे ऐसे एक रफ सा स्केच बना लेते हैं कि देखिए यहाँ पे ये आपके पास इधर एक लैंप ऐसे कनेक्ट हुआ, ये इस तरह की पिक्चर बता रहा है आपको। ठीक है, तो अब जब वो कह रहा है कि एक 24 वोल्ट की पावर सप्लाई है, तो आपको यहाँ पे जो वोल्टेज दी हुई है ये 24 वोल्ट दी हुई है, जिसको हम वीपी यानी वोल्टेज एट द प्राइमरी कॉइल मानेंगे। ठीक है, तो चूंकि दिस इज द प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंड वाली सेकेंडरी कॉइल होती है, तो आपको यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है, जरा उस तरह चलते हैं कि आपके पास इस प्राइमरी कॉइल पर जो वोल्टेज दी हुई है दैट इज 24 वोल्ट्स। ठीक, देन द क्वेश्चन सेज कि ये एक 100% एफिशिएंट ट्रांसफार्मर है, और कहता है इट इज यूज्ड टू लाइट अ 6 वोल्ट और 12 वॉट का लैंप। तो अब देखिए, ये जो लैंप ये लाइट अप कर रहा है, ये आउटपुट है ना, ये आउटपुट वाला एंड है, तो ये सेकेंडरी कॉइल के ऊपर लग रहा है। तो अब आप देखिए कि इसकी वोल्टेज आपको उसने दी हुई है 6.0 वोल्ट्स, और जो पावर दे रहा है उस बल्ब की वो 12 वॉट का बल्ब है। ठीक है, तो इस लैंप की हमें वोल्टेज और पावर पता है। तो चलिए अब हम इसकी दोनों अप्रोचेस के जरिए इस सवाल को करते हैं। तो वो कहता है कि आप, व्हाट इज द करंट इन द पावर सप्लाई, यानी आपने बेसिकली यहाँ पे आईपी प्राइमरी कॉइल का करंट जो है वो फाइंड करना। तो देखिए, ये समझिए कि 12 वोल्ट पावर सप्लाई आपको दिया हुआ है, तो वोल्टेज ऑफ द प्राइमरी समझे दी हुई है, और वो कहता है कि ये ट्रांसफार्मर एक बल्ब को लाइट अप कर रहा है। तो जाहिर है ट्रांसफार्मर जो ईएमएफ इसमें इंड्यूस होगी वो अप्लायंसेस को ही ऑपरेट करेगा। तो उस लैंप का 6 वोल्ट उसकी वोल्टेज है, 12 वॉट उसकी पावर है।
देखिए अब इस सवाल को आप बहुत से तरीकों से कर सकते हो कि आप सबसे पहले तो इसमें ये कर लें कि देखिए ये जो आपको वोल्टेज मिल रही है ये वीएस यानी वोल्टेज एट द सेकेंडरी कॉइल। तो देखिए जाहिर है ये जो लैंप ऑपरेट हो रहा है 6 वोल्ट्स के उसके जरिए, तो ये वीएस ही कहलाएगी। तो आपको वीपी दिया हुआ है 24 वोल्ट्स और वीएस आपको मिला हुआ है 6 वोल्ट्स। और आईपी इधर आपको पता, आईपी इधर ढूंढना है, लेकिन यहां से हमें आई एस पहले करंट ऑफ द सेकेंडरी कॉइल हम ये ना ढूंढ लें। अब दो तरीके हैं, मैं आपको इसकी दोनों रास्ते इधर अप्लाई करके दिखा देता हूं। चलिए फर्स्ट अप्रोच जो हमें सीखी हुई है हमने वैसे भी वो हमें आती है कि मैं इसमें सबसे पहले, देखिए आपको इस लैंप का पावर पता है और इस लैंप की ऑपरेटिंग वोल्टेज पता है, तो क्या करंट कितना इस लैंप को करंट चाहिए वो ढूंढा जा सकता है। तो वी पी और आई को कौन सा फॉर्मूला लिंक करता है, तो ये P इक्वल टू वी आई का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है। अब देखिए पावर इसकी 12 वॉट्स है, एसआई यूनिट्स ही है, वोल्टेज इसकी 6 वोल्ट्स ही है, और करंट आई हम निकाल लेते हैं, तो वो करंट एट द सेकेंडरी ही प्रोड्यूस हुआ होगा ना, क्योंकि सेकेंडरी कॉइल है, लैंप सेकेंडरी के साथ लगता है हमेशा। तो आप यहाँ से 12/6 करके इधर से आई एस निकाल सकते हो, तो करंट एट द सेकेंडरी कॉइल आपका आएगा कि इधर इधर 2 एम्पेयर्स। तो जब आपके पास ये 2 एम्पेयर्स का करंट आ गया, तो अब देखिए इसका जो नेक्स्ट स्टेप है, फर्स्ट अप्रोच का ही ये आपका स्टेप 1 था, ठीक है, दिस स्टेप 1। और अब इसी में स्टेप नंबर 2 में आप क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 में आपको ये करना चाहिए कि अब आपको फॉर्मूला पता है, देखिए आपको वीपी पता है, आईपी फाइंड करना है। उसने यही पूछा था ना, व्हाट इज द करंट इन द पावर सप्लाई, यानी जो पावर सप्लाई इन दे रहे हैं आप इस ट्रांसफार्मर में, उसका करंट एट द प्राइमरी ये आपको ढूंढना है। तो आईपी ढूंढने के लिए आपके पास अब देखिए वीपी मौजूद है, वीएस पता है, आईपी फाइंड करना है, आईएस आपने निकाल लिया। तो आपको ट्रांसफार्मर का फॉर्मूला याद है, वीएस ओवर वीपी इक्वल टू एनएस ओवर एनपी इक्वल टू आईपी ओवर आईएस। ये मैंने आपको बताया था। यानी देखिए वोल्टेज और नंबर ऑफ टर्न्स दोनों एस एस ही आते हैं, लेकिन वोल्टेज ऑफ द सेकेंडरी के साथ ये पी ऊपर आता है और पी के साथ इधर करंट में एस नीचे आता है। तो आप इन दो फॉर्मूला कनेक्शंस को यूज करके, तो ये वाला तो अब इसमें नंबर ऑफ टर्न्स का तो यूज ही नहीं हो रहा, तो वी एस देखिए हमारे पास वी एस इज 6 वोल्ट्स, ये मैं इधर लिख लेता हूँ। और वीपी हमारे पास 24 वोल्ट्स आ रहा है, वो इधर लिख लेता हूँ। और आपके पास आईपी आपने फाइंड करना है, और आई एस हमारे पास ये निकल आया, तो आई एस इज 2 एम्पेयर्स। तो ये तो इसका एक नॉर्मल जैसे फॉर्मूला हमने यूज करना सीखा था। तो ये 6 × 2/24, तो करंट एट द प्राइमरी कॉइल आपका निकलेगा इसमें 6 2 12 एंड 12/2, ये 0.5, सॉरी वॉट्स नहीं है, करंट है, तो ये 0.5 एम्पेयर। इसका मतलब है कि इनपुट सप्लाई करंट आप 0.5 एम्पेयर का दे रहे थे। तो ये सवाल इस तरह आपने निकाल के इसको यूं कर लेना है। तो ये आपका ए ऑप्शन 32 का इसमें बनता है। तो अगर हम बैक पे आंसर को चेक करें तो वी कैन क्लियरली सी के 32 का ऑप्शन ए ही हमारा जवाब बनता है। ठीक है, तो इसको ये वैसे सबसे इसका इजीएस्ट तरीका था करने का। एक और भी इसकी अप्रोच है, मैं आपको उस तरह भी इसको करके दिखा देता हूं कि सपोज अगर इसको हम एक सेकंड अप्रोच के थ्रू यहां से सॉल्व करते हैं, तो सेकंड अप्रोच के थ्रू इसको यूं किया जा सकता है कि देखिए ये जो लैंप है आपके पास, इस लैंप की आपके पास वी एस यानी वोल्टेज पता है 6 वोल्ट्स थी, और इसकी पावर हमें पता थी कि ये 12 वॉट्स है। तो देखिए अगर एक ट्रांसफार्मर, रिमेंबर अगर एक ट्रांसफार्मर वो कहता है 100% एफिशिएंट है, तो आपको पता होना चाहिए कि पावर इनपुट विल बी इक्वल टू द पावर आउटपुट। 100% एफिशिएंसी का ये मतलब होता है। अब इनपुट हमेशा याद रखिए प्राइमरी कॉइल से आती है, P इक्वल टू, चूंकि एक फॉर्मूला है जनरल, P इक्वल टू वी आई, तो P की जगह मैं अगर वी आई से रिप्लेस कर दूं इसको, ठीक है, तो ये प्राइमरी कॉइल का V होगा और प्राइमरी कॉइल का ही करंट होगा, क्योंकि इनपुट हमेशा प्राइमरी कॉइल को मिलता है, ठीक है, और आउटपुट सेकेंडरी कॉइल पे आता है। तो अब पावर आउटपुट तो हमें पता है कि इस लैंप को वो ऑपरेट कर रही है, ये जो सेकेंडरी कॉइल है, अगर वो 12 वॉट की
लैंप को ऑपरेट कर रहा है, तो मैं पावर आउटपुट की वैल्यू तो डायरेक्ट यहाँ पे 12 ही लगा दूं, ठीक है, 12 यहां से ही लगा देंगे, तो पावर आउटपुट तो 12 वॉट्स ऑलरेडी हमारे पास है। अब वीपी हमारे पास 24 वॉट था और आईपी हमने फाइंड करना था, और 12 वॉट्स आउटपुट पावर है, तो यहां से आईपी को सब्जेक्ट बना लें तो ये आपका 12/24 नीचे आ जाएगा। तो करंट आपका तब भी आईपी का करंट 0.50 एम्पेयर्स ही निकलता है। तो इस तरह भी इसको किया जा सकता है। बहरहाल दोनों तरीके आपको अब समझ आ चुके हैं, जैसे भी आपको इजी टू अंडरस्टैंड हो उस तरह आप इसको कर लें। तो ये दिस इज हाउ यू बेसिकली अटेम्प्ट ट्रांसफार्मर का जो फॉर्मूला आपको पूरा बताया गया था, उस तरह से आपने इसको यूज करना है। देखिए 30th में वो क्या कहता, 30th में इट सेज कि देखें, अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज 100% एफिशिएंट। देखिए एक ट्रांसफार्मर अगर 100% एफिशिएंट है ना, तो इसका मतलब है कि जितनी उसको इनपुट पावर मिल रही है उतनी ही वो कौन सी पावर प्रोड्यूस कर रहा है, आउटपुट। याद रखिए, एक चीज अगर 100% एफिशिएंट है तो जितनी इनपुट पावर मिल रही है उतनी ही आउटपुट पावर भी वो प्रोड्यूस करेगा। अब देखो कहता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। बच्चों जरा रिकॉल दे रहा हूं, आप सबको ट्रांसफार्मर की का बॉडी डिजाइन याद है कि ट्रांसफार्मर में इस तरह एक लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन का कोर होता था, ठीक है, ये सॉफ्ट आयरन की शीट्स हैं, और इधर ये इस तरह से जो कॉइल लिपटी हुई है, दिस इज द प्राइमरी कॉइल विच इज कनेक्टेड टू एन एसी इनपुट सप्लाई। ऑल्टरनेटिंग करंट इनपुट सप्लाई भी आप इसको दे रहे हो, और यहां से ये जो दूसरा कॉइल है ये आउटपुट भी आपको कौन सी टाइप की दे रहा होता है। तो इसके साथ अगर एक लैंप कनेक्टेड है तो इसी में ऑल्टरनेटिंग करंट आपको एसी आउटपुट भी यहां मिल रहा होता है। तो ये ट्रांसफॉर्मर्स में इनपुट भी ऑल्टरनेटिंग करंट, आउटपुट भी ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होता है। याद है ये पहली कॉइल है, तो वी यूज टू कॉल दिस एज द प्राइमरी कॉइल। ये प्राइमरी कॉइल होती है, और ये वाली जो दूसरी है दिस इज द सेकेंडरी कॉइल। मुझे एक बात बताओ कि ये प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल अगर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, तो याद है ये स्टेप डाउन का मतलब ये है कि इट लोअर्स द वोल्टेज लेवल, इट स्टेप्स डाउन द वोल्टेज लेवल। तो इसमें पर हमने क्या पढ़ा था कि नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द प्राइमरी क्या होंगी, ग्रेटर होंगी देन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी। याद है कि प्राइमरी पे टर्न्स ज्यादा होंगी और सेकेंडरी पे, ये तो मैंने एक जनरलाइज ट्रांसफार्मर का डायग्राम बनाया ना। बट आपको ये बात याद है बच्चों के स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में नंबर ऑफ टर्न्स एट द प्राइमरी जो है वो ज्यादा होती हैं, और नंबर ऑफ टर्न्स एट द सेकेंडरी कम होती हैं, इसीलिए वोल्टेज लेवल भी डाउन हो जाता है, प्राइमरी टू सेकेंडरी आते हुए डाउन हो जाता है। अच्छा, आपको ये बात भी याद है बच्चों के स्टेप अप ट्रांसफार्मर में भी इसका ऑपोजिट होगा, प्राइमरी पे थोड़ी टर्न्स होंगी और सेकेंडरी पे ज्यादा। अच्छा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर याद है कहाँ इंस्टॉल होता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज इंस्टॉल्ड आउटसाइड कंजम्पशन एरियाज। दे आर इंस्टॉल्ड आउटसाइड या नियर कंजम्पशन एरियाज, यानी जहां पे हमारे ये घरों के या कॉलोनीज के ट्रांसफार्मर्स होते हैं वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं, क्योंकि वो बहुत हाई वोल्टेज को लोअर डाउन करके कम करा के भेजते हैं घर में। और जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स हैं वो पावर स्टेशंस के पास लगे हुए हैं, ताकि वोल्टेज को स्टेप अप किया जाए और फिर उन ट्रांसमिशन केबल्स में एक हाई वोल्टेज पे उनको भेजा जाए। और फिर कॉलोनीज के बाहर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है जो उसकी वोल्टेज लेवल को लोअर करके फिर आप घरों में भेजते हो, जो ताकि वो डिवाइसेस को जला ना दे। खैर एक बात बताइए, आपको ट्रांसफार्मर्स का एक वर्किंग प्रिंसिपल याद है कि ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स एट द प्राइमरी कॉइल एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड एट द सेकेंडरी कॉइल। याद है प्राइमरी कॉइल पे ऑल्टरनेटिंग करंट की वजह से फ्लक्स वेरी करता है, तो थ्रू दैट लैमिनेटेड कोर सेकेंडरी कॉइल पे भी फिर फ्लक्स
उसकी वजह से वेरी करेगा और फिर जाहिर है एसी आउटपुट प्रोड्यूस होगी। लेकिन फॉर्मूला क्या था? एक फॉर्मूला ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स हमने पढ़ा था, याद है? वीएस ओवर वीपी इक्वल एनएस ओवर एनपी बट इक्वल टू आईपी ओवर आईएस। याद आ रहा है कि देखिए वीएस ओवर वीपी इक्वल एनएस ओवर एनपी इक्वल आईपी ओवर आईएस। देखो ये वीएस एनएस वीपी एनपी आमने सामने, बट वीएस आईपी और वीपी और आईएस यानी करंट इसका फ्लिप्ड ओवर था। बिल्कुल सही। तो अब ये वो ट्रांसफॉर्मर का समझो पूरा एक टॉपिक मैंने एक तरह रिकॉल दे दिया। अब कहता है इट हैज एन इनपुट वोल्टेज ऑफ 240 वोल्ट्स। इनपुट वोल्टेज का क्या मतलब होता है कि आपको एक तरह से इनपुट वोल्टेज, इनपुट कहां पे देते हो आप? प्राइमरी कॉइल पे ना। तो इनपुट वोल्टेज आपको समझो प्राइमरी कॉइल इनपुट हो रहा है ना, तो ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी पे इन होता है और सेकेंडरी पे आउट होता है। और कहता है एंड एन आउटपुट वोल्टेज ऑफ 60 वोल्ट्स। आउटपुट वोल्टेज का मतलब है कि सेकेंडरी पे आपके पास कितना आ रहा है? 60 वोल्ट्स आ रहे। तो वो जब कह रहे हैं कि देखो इस एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, 100% एफिशिएंट है, इनपुट वोल्टेज 240 वोल्ट है, तो इनपुट से मुराद वोल्टेज ऑफ द प्राइमरी है, एंड आउटपुट वोल्टेज 60 है, तो इसका मतलब है सेकेंडरी पे 60 होगा। कहता है द करंट इन द प्राइमरी कॉइल इज 0.50 एम्पेयर्स। तो करंट एट द प्राइमरी कॉइल, तो मुझे ये बताइए कि करंट एट द प्राइमरी कॉइल जो है वो क्या होगा? वो 0.50 एम्पेयर्स होगा ऐसे। तो मुझे ये बताइए, कहता है व्हाट इज द करंट इन द सेकेंडरी कॉइल। तो करंट इन द सेकेंडरी कॉइल जो है फिर वो कितना होना चाहिए? तो आई एस जो है करंट इन द सेकेंडरी कॉइल आपके पास, वो आपने निकाल। तो मुझे एक बात बताइए कि इस फॉर्मूला में अब देखो ये वोल्टेजेस और करंट्स रिलेट हो रहे हैं, तो क्या यही वाला फॉर्मूला ऐसे कनेक्ट नहीं होगा आपस में? तो देखिए इसमें आपके पास अब आ रहा है Vs इज 60 वोल्ट्स, तो मैं Vs की जगह यहां 60 वोल्ट्स लिख लेता हूं और Vp की जगह यहां मैं 240 लिख लेता हूं इक्वल टू। अब इस चीज का तो जिक्र नहीं हो रहा टर्न्स का, तो Ip कितना है? Ip आ रहा है 0.50 एम्पेयर्स ओवर Is हमने तलाश करना है, तो इसको फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा जरा बताओ? Is इंटू 60 इक्वल टू 40 इंटू 0.5। तो जरा बताना कि Is का जवाब फिर कितना निकला? 240 इंटू 0.5 अपॉन 60, तो ये कितना आ रहा है? चलिए, तो करंट एट द सेकेंडरी कॉइल निकलेगा, आप कह रहे हो 2 एम्पेयर्स। ठीक है, कैलकुलेटर आपके पास है, जरा चलें चेक कर लीजिएगा। तो वैसे तो ये भी इस तरह भी हो रहा है, बट कैलकुलेटर से करना। 4 तो 4 इंटू 0.5 इज 2.0 एम्पेयर्स। तो इसका मतलब है जो उसने पूछा था कि व्हाट इज द करंट एट द सेकेंडरी कॉइल, तो वो 2.0 एम्पेयर्स ऐसे करके ये निकल आए। क्लियर है बच्चों? तो ये आपका 30th का आंसर जरा चेक करते हैं। 30th का वाकई में सी ही जवाब बनता है। तो देखिए 30th का बिल्कुल ठीक है, 30th का सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जी बिल्कुल, आप उस तरह भी इसको कर सकते हो कि पावर इनपुट इक्वल टू पावर आउटपुट, लेकिन ये जो फॉर्मूला मैंने बताया था ना, ये उसी से बना। तो आप बजाय दो दो याद रखने के डायरेक्ट इस तरह आप इस फॉर्मूला को लगा लो। ठीक है। 35th में कहता है कि अ कॉइल एक्स वाई इज वाउंड अराउंड अ कार्डबोर्ड ट्यूब। कहता है कॉइल एक्स वाई है, वो वाउंड कर रहे हैं हम उसको, यानी वाइंड कर रहे हैं अराउंड अ कार्डबोर्ड ट्यूब। ये वही एग्जांपल है, याद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला जो चैप्टर हम पढ़ते थे। वो कह रहा है कि एक कॉइल एक्स वाई है, इट इज वाउंड अराउंड अ कार्डबोर्ड ट्यूब। When the south pole of a magnet is pushed into the coil XY, कहता है जब यहां से आपने साउथ पोल को अंदर पुश किया, तो कहता है कि द गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्ट्स टू द लेफ्ट। गैल्वानोमीटर कहता है डिफ्लेक्ट्स टू द लेफ्ट। याद है क्यों? ये पूरी स्टोरी लाइन हमने समझी थी। कहता है कि जी जब आपने साउथ पोल इन किया है, देखिए व्हेन द साउथ पोल इज पुश्ड इन,
पुश्ड इन, ये कोड वर्ड्स देखो कि साउथ पोल को पुश्ड इनटू द कॉइल किया जा रहा है, तो कहता है डिफ्लेक्शन इज टुवर्ड्स लेफ्ट। तो अब वो कहता है कि व्हाट अदर मूवमेंट ऑफ द मैग्नेट will produce a deflection to the left, what other movement? तो मुझे ये बताइए कि कौन सी अदर मूवमेंट डिफ्लेक्शन लेफ्ट की तरफ ही करवाएगी? क्या ख्याल है बच्चों? तो कौन सी मूवमेंट जो है डिफ्लेक्शन हमें लेफ्ट की तरफ ही करवाएगी? जरा अब ये देखो, मुझे ये बताओ, जब साउथ पोल आपने इनवर्ड मूव किया तो डिफ्लेक्शन लेफ्ट पे थी ना। अब ऑप्शन ए में कहता है कि सेम डिफ्लेक्शन टू द लेफ्ट ही करानी। अब वो कह रहा है कि अगर साउथ पोल हम मूव आउट कर दें, देखिए अब अगर आप साउथ पोल मूव आउट करोगे तो फिर तो डिफ्लेक्शन ऑपोजिट साइड यानी टू द राइट हो जाएगी। तो जब साउथ पोल आप आउट मूव कराओगे तो डिफ्लेक्शन तो यहाँ पे राइट पे होगी। वो कह रहे हैं कि हम क्या हरकत करें कि डिफ्लेक्शन लेफ्ट ही की तरफ हो। अच्छा, अब जरा गौर करो कि इधर से अब अगर ये नॉर्थ पोल अवे जाए, देखो अब अगर इसमें आप लेंजेस लॉ लगाते हो तो फिर तो ये सवाल बहुत एक लेंथी फेज में चला जाएगा। तो इसका जरा एक कुछ शॉर्टकट तरीका सोचते हैं कि कैसे इसको इजी किया जाए। तो शॉर्ट तरीका देखिए इसका ये है कि हम चलें इसको और इजी, आपको जरा मैं इसकी एक्सप्लेनेशन देता हूँ। देखिए ये इस तरह से तो हम चेक करेंगे तो बहुत मुश्किल भी हो जाएगा और काम लंबा भी है, लेकिन आप इसमें एक सिंपल सी केस में ये बात देखो। कहता है बच्चों एक कॉइल एक्स वाई है, इट इज वाउंड अराउंड अ कार्डबोर्ड ट्यूब। कहता है एक कॉइल एक्स वाई है, इट इज वाउंड अराउंड अ कार्डबोर्ड ट्यूब। अब वो कहता है कि व्हेन अ साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट इज पुश्ड इनटू द कॉइल। अच्छा, आप लोगों को लेंजेस लॉ तो याद है सारा। देखिए जब साउथ पोल इनटू द मैग्नेट, ये इनटू द सोलेनॉइड जाएगा, तो हमने क्या पढ़ा था कि ये साउथ पोल जब इनवर्ड जाना चाहता है तो ये सोलेनॉइड इसको अपने पास आने नहीं देगा। तो अपने पास इसको ना आने देने के लिए इसको इसी किनारे पे कौन सा पोल इंड्यूस करना पड़ेगा? याद है, ये इस किनारे पे साउथ पोल इंड्यूस कर लेगा और इस किनारे पे नॉर्थ पोल इंड्यूस कर लेगा। अब जरा गौर से देखिए कि एंड एक्स पे साउथ पोल इंड्यूस हो रहा है और एंड वाई पे नॉर्थ पोल इंड्यूस हो रहा है इस हरकत से, और वो कह रहे हैं डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स द लेफ्ट आ रही। तो देखें अब सवाल के अंदर जो इफेक्ट है उसमें, जब साउथ पोल वांटेड टू मूव इनटू द सोलेनॉइड, तो दिस सोलेनॉइड विल नॉट वेलकम द साउथ पोल, ये इसको रिपल्सिव मोड में रखेगा। तो याद है हमने ये पूरा एक कॉन्सेप्ट देखा था कि फिर ये इस किनारे पे साउथ पोल इंड्यूस कर देगा और इस किनारे पे नॉर्थ पोल। लेंजेस लॉ वाला केस जो आपने पढ़ा था, याद है? अच्छा, अब मुझे बताओ यार बच्चों कि जिस पिक्चर में इस इस किनारे पे, यानी जिस पिक्चर में वाई के किनारे पे नॉर्थ और एक्स के किनारे पे साउथ इंड्यूस हो, तो वो डिफ्लेक्शन टू द लेफ्ट वाला इसी क्वेश्चन में जो इफेक्ट अब नजर आ रहा है, देखिए किस ऑप्शन में ऐसा हो रहा है कि इधर नॉर्थ और इधर साउथ बन रहा है। जिस केस में ऐसा होगा इसका मतलब है उसकी डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स द लेफ्ट ही होगी। तो जरा आप ये देखिएगा इसमें, देखिए जब साउथ पोल अवे मूव करता है, तो अब जब साउथ पोल अवे मूव करना चाहेगा तो ये एंड अवे मूव करने भी नहीं देगा। याद है ना लेंजेस लॉ वाला के द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज और चेंज प्रोड्यूसिंग इट। तो जब ये साउथ पोल यहां से भागना चाह रहा है तो अब ये सोलेनॉइड उसे भागने भी नहीं देगा। तो इधर इसने कौन सा पोल इंड्यूस करा लेना है? नॉर्थ पोल इंड्यूस करा लेना है ताकि ये इसको खींचे अपनी तरफ। तो देखिए इस केस में तो एक्स पे नॉर्थ और इधर साउथ इंड्यूस हो रहा है, तो क्या क्वेश्चन जैसा इफेक्ट क्रिएट हो रहा है? क्वेश्चन में तो इधर साउथ इधर नॉर्थ आ रहा था, यहाँ नॉर्थ आ रहा है, इधर ये साउथ करा रहा है। तो ये वो केस नहीं है जिसमें फिर गैल्वेनोमीटर लेफ्ट पे डिफ्लेक्शन करेगा। बी पे आइए, देखिए बी में क्या हो रहा है कि नॉर्थ पोल मूव्स आउट। अब नॉर्थ पोल जब मैग्नेट से अवे जाना चाहेगा तो ये सोलेनॉइड इसे अवे नहीं जाने देगा। तो ऐसा ना करने के लिए वो इस किनारे पे साउथ, देखिए ना इस किनारे पे वो साउथ इंड्यूस करेगा तो तभी ये नॉर्थ को जाने नहीं देगा ना। तो इधर अगर साउथ इंड्यूस हुआ है तो फिर इस किनारे पे डेफिनेटली नॉर्थ इंड्यूस होगा। तो जरा चेक कीजिए कि देखें सवाल में आपके पास इस किनारे वाई पे नॉर्थ इंड्यूस हो रहा है, इधर तो वाई पे साउथ हो रहा है। तो इसका मतलब है कि इसकी डिफ्लेक्शन फिर इसी जैसे टुवर्ड्स लेफ्ट नहीं होगी, ये तो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगी। तो ये भी हमारा आंसर नहीं है, बी ऑप्शन। सी में देखिए कि जब नॉर्थ पोल मूव करना चाह रहा है इनवर्ड,
तो ये सोलेनॉइड नॉर्थ को करीब नहीं आने देगा, तो इसके लिए इधर नॉर्थ इंड्यूस कराएगा, तो यहाँ नॉर्थ इंड्यूस हो रहा है, इधर साउथ। अगेन देखो सवाल की तरह इधर नॉर्थ इधर साउथ इंड्यूस होगा, तो तब डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स द लेफ्ट इसी जैसे इस क्वेश्चन जैसे केस में अकर होगी। तो यहाँ तो ये इधर साउथ बन रहा है इधर नॉर्थ बन रहा है, तो इसका मतलब है इसकी डिफ्लेक्शन भी इस क्वेश्चन जैसे टाइप या केस की नहीं है। तो उसने कहा था ना डिफ्लेक्शन लेफ्ट पे ही रखवानी। लेकिन अब जरा देखो कि साउथ पोल जब मूव आउट कर रहा है, तो साउथ पोल जब मूव आउट करना चाहेगा तो ये सोलेनॉइड उसे मूव आउट नहीं करने देगा, इसलिए ये इस किनारे पे नॉर्थ इंड्यूस कर लेगा और इस किनारे पे ये साउथ इंड्यूस कर लेगा। तो चेक करो, अब इस किनारे पे नॉर्थ और इस किनारे पे साउथ बिल्कुल क्वेश्चन वाला सिचुएशन अकर नहीं हो गया। तो इस किनारे पे नॉर्थ इस किनारे पे साउथ, तो ये है वो डी वाला केस विच विल गिव यू द सेम डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। ये वो हरकत है जो आपको डिफ्लेक्शन क्वेश्चन के तरह ही टुवर्ड्स लेफ्ट देगी। तो इस सवाल का 35 का देखिए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होना चाहिए, लॉजिक हमने सही लगाई है, लेकिन 35 का डी ऑप्शन ये होगा। बच्चों 36 क्वेश्चन में कहता है, जरा आप देखिए 36 क्वेश्चन में वो कहता है कि which transformer can change a 240 volt AC input into 15 volt AC output। कहता है कौन सा ट्रांसफॉर्मर जो है वो 240 वोल्ट एसी को 15 वोल्ट एसी आउटपुट में चेंज कर सकता है, इनमें से कौन सा ट्रांसफॉर्मर। देखिए एक सीधी सी बात है कि आपने 240 को अगर 15 में चेंज कराना है, तो इतना तो हमें समझ आ गई है कि ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की बात हो रही है। देखिए अगर आपने ज्यादा वोल्टेज को कम करवाना है, तो ये इसका मतलब है हम स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की बात कर रहे हैं। तो गौर से देखिए, ये प्राइमरी कॉइल पे ज्यादा टर्न्स है सेकेंडरी पे कम, ये भी स्टेप डाउन। प्राइमरी पे ज्यादा सेकेंडरी पे कम, ये भी स्टेप डाउन। प्राइमरी पे ज्यादा सेकेंडरी पे कम, ये भी स्टेप डाउन। प्राइमरी पे ज्यादा सेकेंडरी पे कम, ये भी स्टेप डाउन। तो अब जरा ये देखिएगा कि आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा था। देखिए वीएस ओवर वीपी, देखिए वीएस ओवर वीपी इज इक्वल टू एनएस ओवर एनपी, ये फॉर्मूला था ना, इज इक्वल टू आईपी ओवर आईएस। ये ट्रांसफॉर्मर्स का फुल फॉर्मूला है, वीएस ओवर वीपी इक्वल एनएस ओवर एनपी इक्वल आईपी ओवर आईएस। लेकिन हमने इतना फॉर्मूला फिलहाल यूज करना। जरा बच्चों गौर करो, वो कहता है 240 वोल्ट्स को 15 वोल्ट्स बनाना है, तो ये आपका वोल्टेज एट द प्राइमरी है, ये आपका वोल्टेज एट द सेकेंडरी है। तो देखिए वोल्टेज एट द सेकेंडरी आपका वीएस जो आ रहा है वो 15 आ रहा है, और वीपी जो आ रहा है ये 240 आ रहा है। जरा मुझे ये बताइए, देखिए वही ट्रांसफॉर्मर 240 को 15 में चेंज करेगा ना, कि जिसमें अब ये टर्न्स भी देखो दी हुई आपको, तो ये आपके पास एनपी है और ये आपके पास एनएस। तो एनपी अगर देखिए, अब हम देख लेते हैं कि वीएस जो है वो 15 वोल्ट्स आ गया, और वीपी जो है प्राइमरी की वोल्टेज जो है वो आपके पास 240 आ गया। अब आपके पास एनएस जो है, एनएस में 40 टर्न्स है, तो ये 40 आ गया, और एनपी जो है, एनपी जो है वो 800 टर्न्स। ठीक है जी, एनपी आपके पास 800 टर्न्स ऐसे आ जाए। अब सोचने वाली बात यह है कि देखिए अगर इस ए वाले कॉम्बो को मैं ट्राई कर रहा हूं और ये साइड का रेशो और ये साइड का रेशो बराबर निकल आया, तो फिर यही वो ट्रांसफॉर्मर है जो 240 को चेंज करेगा। लेकिन जरा आप लोग कैलकुलेटर्स पे देखिए, इनके सिंपलेस्ट वर्जन निकाल लो, वो बॉक्स ओवर बॉक्स करके देखिए 15/240 का सिंपलेस्ट जवाब बनता है 1/16। अब देखिए इसका सिंपलेस्ट आंसर 1/16 बन रहा है, और इसका सिंपलेस्ट आंसर जरा देखते हैं, अगर वो भी 1/16 हुआ तो तभी यही वो ट्रांसफॉर्मर है जिसने 240 को कह लें 15 में चेंज किया। तो हम इनकी रेशोज निकाल रहे हैं, तो आपके पास देखिए ये 840/800 है, तो ये आपके पास 1/20 आ रहा है। तो सी दिस इज 1/20।
तो एक तरफ आपके पास 1/16 आ रहा है और एक तरफ 1/20 आ रहा है, तो इसका मतलब है ए ऑप्शन इसका सही नहीं है। ए ऑप्शन ये सही नहीं होगा। अच्छा, अब जरा आइएगा बी पार्ट की तरफ। देखिए अगेन आप इसमें 15/240 करेंगे। 15/240 इज इक्वल टू 1000/25। तो ये आपके पास 25, देखिए ना, इसका NS 25 है और NP जो है वो 1000 है। तो जरा चेक करो, ये 15/40 के रेशो और 25/1000 का रेशो इक्वल आता है। तो आप इस तरह से चेक करते जाओ। देखिए इसका भी जवाब आप बेशक कैलकुलेटर पे निकाल के देख लें। 15/240 ये तो 1/16 आएगा। अब 25/1000 कितना आता है? इसका जवाब आएगा आपके पास 1/40। तो देखिए इस केस में भी ये वाला रेशो और ये वाला रेशो इक्वल नहीं आ रहा। तो ये वो ट्रांसफॉर्मर नहीं है जो 240 को इधर से चेंज करेगा इनटू 15 वोल्ट्स। सी को चेक करते हैं। अब देखिए ना, आपके पास वही 15/240 इज इक्वल टू, अब ये इसका NS है और ये इसका NP है, तो 15/2400। तो देखिए इसका जवाब 1/16 आ रहा है और 15/2400 का जवाब देखते हैं क्या आता है। ये जवाब आ रहा है आपके पास 1/160। तो ये 1/160 आ रहा है। देखिए ना, 1/16 और 1/160 का तो जवाब सेम नहीं। तो ये भी वो ट्रांसफॉर्मर नहीं है, तो डी ही रह गया। लेकिन चलो चेक करते हैं कि देखिए ये 15/240 इज इक्वल टू 75/1200। जरा चेक करें, 15/240 का जवाब तो 1/16 है और 75/200 का जवाब ये आ रहा है आपके पास 75 डिवाइड बाय 1200। तो ये आएगा 1/16। तो देखिए इस केस में दोनों जानिब 15/240 का जवाब भी 1/16 है और 75/200 का जवाब भी 1/16। तो इसका मतलब ये हुआ कि 36 का डी पार्ट, तो 36 का डी पार्ट ये आपके पास आंसर यूं करके निकल आए। तो देखिए 36 का डी पार्ट जो है ये आपके पास जवाब यूं निकल आएगा। ठीक है, 35 पे कहता है कि a solenoid is connected to a very sensitive ammeter. A solenoid is connected to a very sensitive ammeter. A rod is inserted into one end of the solenoid. The ammeter shows that there is a small electric current in the solenoid while the rod is moving. ठीक है, तो अब वो कहता है कि एक सोलेनॉइड को कनेक्ट किया हुआ है वेरी सेंसिटिव एमीटर से। ठीक है, यानी गैल्वेनोमीटर से। तो ये वही जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कॉन्सेप्ट था। तो कहता है रॉड इज इंसर्टेड इनटू वन एंड ऑफ द सोलेनॉइड। तो जब हम इस रॉड को मूव करते हैं तो ये रॉड मैग्नेटाइज है। कहता है द एमीटर shows that there is a small electric current in the solenoid while the rod is moving. तो which rod is being inserted? Obviously ये रॉड जो है इस वक्त जाहिर है कोई ना कोई बार मैग्नेट ही होगा। याद है ना, कोई हर रॉड से तो नहीं ऐसे होता। बार मैग्नेट हमने इस एक्सपेरिमेंट में जब मूव किया था टुवर्ड्स सोलेनॉइड तो तब हुआ था ये। ठीक है जी, तो अब देखना इसने ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, अ हीटेड कॉपर रॉड, तो उससे तो नहीं करंट बनता। अ मैग्नेटाइज्ड स्टील रॉड, बी ऑप्शन। अनचार्ज नायलॉन रॉड नहीं होगा, रेडियो एक्टिव यूरेनियम रॉड नहीं होगा, तो बी ऑप्शन। सिंपल बातें देखिए इसने, सॉरी ये इसने पूछी नहीं है। तो ये 35 का बी इज द आंसर। कहता है द डायग्राम शोज अ ट्रांसफॉर्मर। अच्छा, आपको पता है ट्रांसफॉर्मर का फॉर्मूला था VS/VP इक्वल टू NS/NP इक्वल टू IP/IS। ये फॉर्मूला जरा याद कर लीजिएगा कि VS/VP इक्वल NS/NP इक्वल IP/IS। कहता है व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज जो है वो क्या है, आपने ये देखना है कि आउटपुट वोल्टेज हमने निकालनी है। देखिए ये आपको पता है कि दिस इज द प्राइमरी कॉइल। ठीक है, दिस इज द प्राइमरी कॉइल होती है ये, और ये हमारे पास इधर सेकेंडरी कॉइल होती है। तो एक प्राइमरी कॉइल होती है और एक हमारे पास सेकेंडरी कॉइल होती है। अब देखिए आपको अगर ये प्राइमरी कॉइल है तो इसका मतलब है NP दिए हुए 550
और ये VP दिया हुआ है 22,000। फिर गौर करो कि ये आपके पास 115 टर्न्स हैं, तो ये NS आपको 115 दिया हुआ है और ये हमने VS फाइंड करना है। ठीक है, व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज, यानी वोल्टेज ऑफ द सेकेंडरी। समझ रहे हो ना कि देखो प्राइमरी कॉइल पे वोल्टेज 22,000 थी, टर्न्स उसके 550। अब सेकेंडरी पे 115 है और वोल्टेज ऑफ द सेकेंडरी, तो ये VS वोल्टेज ऑफ द सेकेंडरी हमने फाइंड करनी है ओवर VP कितनी है हमारे पास 22,000 इक्वल टू NS कितनी है, NS 115 है अपॉन NP जो है वो 550। तो क्रॉस करेंगे तो ये VS कितना आ जाएगा आपके पास, ये आएगा 22,000 इंटू 115 अपॉन 550। तो VS जो होगा ये होगा 22,000 इंटू 115 डिवाइडेड बाय 550, 4600 इसका जवाब है। तो ये बेसिकली याद है, देखो प्राइमरी पे ज्यादा टर्न्स हैं, सेकेंडरी पे कम है, तो ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, ये घरों के बाहर लगता है। ठीक है, वोल्टेज सप्लाई कम करके भेजता है, तो ये 4600 वोल्ट्स, सी ऑप्शन इस केस में आंसर होगा। तो 36 का सी is supposed to be the correct one। ठीक है, अब ये आपको एक AC जनरेटर दिया हुआ है। याद है AC जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल, अब वैसे जरा रिकॉल दे रहा हूँ, कहता है द डायग्राम वन शोज एन AC जनरेटर। तो AC जनरेटर का बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल आपको याद है क्या था? इसका बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल ये था, यानी जनरेटर किस फिनोमेना पे काम करता है। ठीक है, एक मिनट, जनरेटर किस फिनोमेना पे काम करता है? जनरेटर करता है इस फिनोमेना पे, एक मिनट रुकना, जरा पहले ये कर लेते हैं। वैसे इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी, तो उसको एक दफा दोबारा फिर आप तफसील से देख भी लेना। लेफ्ट हैंड रूल ही लगाना, सीखा हुआ है उस तरह। चलो एक मिनट है, मैं इस पे आता हूँ, फिर उस पर करते हैं। अब देखो कहता है कि बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल जो है, ये आपको उसने ये दिया हुआ है। तो बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल जनरेटर का क्या पढ़ा था बच्चों हमने? कि देखिए इसमें आपने ये याद रखना है कि जब भी आपको याद है ये रेक्टेंगुलर कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करती है, इस मैग्नेटिक फील्ड में इसको हम फोर्स करके, याद है जनरेटर कैसे काम करता था कि वहां ऊपर से मिसाल डैम का पानी ऐसे फ्लो करके आ रहा है और वो इस एक्सल को, इसके साथ बेसिकली टरबाइन लगी होती है, तो वो इस टरबाइन को मूव कराता है। टरबाइन फिर फर्दर इस एक्सल के जरिए कनेक्टेड है इस पूरे जनरेटर के साथ, तो ये कॉइल मूव करती है। और कॉइल जब इस मैग्नेटिक फ्लक्स, याद है ये मैग्नेटिक फ्लक्स बिटवीन द बार मैग्नेट्स, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, उनको ये क्या करती है, ये कट करती है। तो हमने ये पढ़ा था कि वेन एवर, कि वेन द, यानी हमने इसको यूं पूरा पढ़ा था ऊपर से, मिसाल कि व्हेन द वाटर फ्लोज डाउन द, याद है व्हेन द वाटर फ्लोज डाउन द, क्या इसको लफ्ज बोले, ये डाउन इन द HEP स्टेशन कह लेते हैं, चलें। ये पूरा मैंने आपको एक एक्सप्लेनेशन इसका लिखवाया था, याद? चलो HEP स्टेशन के रेफरेंस से हम इसको समझ लेते हैं। तो व्हेन द वाटर फ्लोज डाउन, तो यहाँ से बेसिकली इधर क्या कनेक्टेड है, यहाँ टरबाइन है। ठीक है, वो पानी आकर टरबाइन को मूव कराता है, तो इट मूव्स द टरबाइन, पानी ऊपर से आके इट मूव्स द टरबाइन, और टरबाइन एंड टरबाइन फर्दर मूव्स द, turbine further moves या rotates the rectangular coil। ठीक है, moves the rectangular coil, वैसे रिकॉल दे रहा हूँ, ये moves the rectangular coil। तो फिर हमने क्या कहा था कि the rectangular coil cuts perpendicularly, याद है the rectangular coil cuts perpendicularly through the magnetic field, perpendicularly through the magnetic field। तो उससे क्या होगा फिर, cuts perpendicularly through the magnetic field, बिल्कुल सही। तो उससे क्या होता है, ड्यू टू विच एन EMF,
देखिए ये बड़ा हमने डिटेल से इस पूरे सेक्शन को किया था कि ड्यू टू विच एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, ठीक है, ड्यू टू विच एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल, ड्यू टू विच एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा कि the rectangular coil cuts perpendicularly through the magnetic field due to which an EMF is induced in the coil, और यही EMF एक्चुअली फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने की बात है। अच्छा, अब वो कह रहा है कि जी बताओ डायग्राम 2 शोज, अब देखो उसने कहा डायग्राम 1 शोज एन एसी जनरेटर द कॉइल टर्निंग एज शोन। अच्छा, कॉइल इस वक्त ना ऐसे हॉरिजॉन्टल के बजाय ये किस पोजीशन में दिखाई हुई है डायग्राम 1 के अंदर, ऑलमोस्ट देखो ऐसे वर्टिकल है, ऑलमोस्ट कॉइल, यानी कॉइल जो है ये देख रहे हो, ये कॉइल ऑलमोस्ट ऐसे रोटेट करके वर्टिकल डायरेक्शन में यूं दिखाई। अब वो कहता है डायग्राम 2 शोज द आउटपुट वोल्टेज प्रोड्यूस्ड बाय द जनरेटर एज द कॉइल टर्न्स। तो वो कह रहा है, अब डायग्राम 2 में कहता है कि वो बता रहा है कि ये आउटपुट वोल्टेज का वर्सेस टाइम एक ग्राफ बनाया हुआ, आउटपुट वोल्टेज वर्सेस टाइम का, ठीक है। अब वो कहता है कि सवाल क्या है, कहता है विच पॉइंट ऑन द डायग्राम 2, यानी डायग्राम 2 पे कहता है कौन सा पॉइंट ए बी सी या डी में से द वोल्टेज इंड्यूस्ड व्हेन द कॉइल इज मूविंग थ्रू द पोजीशन शोन इन डायग्राम 1। अच्छा मुझे ये बताइए बच्चों कि आपको ये बात तो समझ में बड़ी क्लियरली आती है ना कि देखिए इस वक्त वो कह रहा है कि ये जो डायग्राम 1 में पोजीशन शो की गई है, ये कौन सा वोल्टेज लेवल है इन चारों में से जो यहाँ पे आ रहा है। आपका दिमाग क्या कहता है, देखिए ये जो ए पॉइंट है ये तो सबसे मैक्सिमम वोल्टेज आ रही होगी, बी पे वोल्टेज क्या है, 0 है, सी पे अब देखो अब ये वोल्टेज माइनस में जाने का मतलब सिर्फ ये कि कॉइल की डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जो है वो रिवर्स हो गई, यानी अब दूसरी साइड से मैक्सिमाइज हो रहा है। तो ये भी मैक्सिमम ईएमएफ या वोल्टेज ही प्रोड्यूस हो रही है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। बट इस केस में देखो मुझे एक बात बताओ, हमने कहा था कि जब रेक्टेंगुलर कॉइल कट करेगी परपेंडिकुलरली थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड तब जाके ईएमएफ उस कॉइल में इंड्यूस होगा ना। लेकिन गौर करो कि ये जो डायग्राम 1 में शक्ल कॉइल की दिखाई गई है, जरा गौर कीजिएगा बच्चों के डायग्राम 1 में इस वक्त ये कॉइल ऑलमोस्ट मैग्नेटिक फील्ड के, इस वक्त देखो इस इंस्टेंट पे ये कॉइल कर रोटेट ही रही है, नो डाउट इट इज रोटेटिंग, लेकिन इस लम्हे पे कॉइल की जो मोशन है, क्या ये कॉइल बेसिकली ये कॉइल पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड नहीं जा रहा। ये कॉइल देखना जरा गौर से कि देखो ये कॉइल इस मौके पे यहाँ पे तो ऑलमोस्ट पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये बात समझ रहे हो सारे कि इट इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर इस डायग्राम 1 में जो पोजीशन है इस वक्त ये कॉइल का ये हिस्सा ऑलमोस्ट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो जब पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है तो फिर उस केस में कोई मैग्नेटिज्म उस चीज में इंड्यूस नहीं होती। हमने तो क्या पढ़ा था, रूल ये था कि जब कॉइल कट करेगा परपेंडिकुलरली थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड तब ईएमएफ इंड्यूस होगा, लेकिन जब ये इस इंस्टेंट पे ऑलमोस्ट वर्टिकल पोजीशन में है तो जब ये आगे घूमने के लिए, देखिए ये आगे घूमने के लिए मूव कर रहा है, लेकिन इस इंस्टेंट पे जो शक्ल पिक्चर में दिखाई भी है इस इंस्टेंट पे इसका फॉर अ वाइल मूवमेंट तो ऐसे पैरेलल ही है ना टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो फिर इसमें कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। तो फिर कोई ईएमएफ इंड्यूस ना होने का मतलब क्या ये ऑप्शन बी ही नहीं है कि देखो इसका इस मौके पे ईएमएफ इंड्यूस्ड या आउटपुट वोल्टेज इसमें 0 वोल्ट्स होगी, ठीक है। और ए वाला आंसर या डी वाला आंसर कब होता, याद रखिए ये वोल्टेज आउटपुट तब आता है जब द ए वाला के केस में हम लिख सकते हैं कि व्हेन द कॉइल इज, बिल्कुल सही है, व्हेन द कॉइल इज हॉरिजॉन्टल, यानी जब वो कॉइल हॉरिजॉन्टल होगी, व्हेन द कॉइल इज इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन व्हाइल मूविंग,
तो उस लम्हे पे तो वो परपेंडिकुलरली ही फॉर अ मोमेंट परपेंडिकुलरली कट नहीं करेगी। तो ये ए वाला आउटपुट वोल्टेज तब आएगा या डी वाला तब आएगा जब कॉइल हॉरिजॉन्टल पोजीशन में हो और मूव करे। तो इससे ना हम चलो एक क्विक नोट भी बना लेते कि जब when the coil is in horizontal position, when the coil is in number one horizontal position while moving, ठीक है, horizontal position while moving, तो उस वक्त EMF induced क्या होगा? Then EMF induced will be what? एक मिनट, पहले मैं जरा ये बात पूरी करता हूँ, फिर आप उसको मोटर से मिक्स कर रहे हो, मैं बताता हूँ। तो when while moving, then EMF induced is maximum because the coil is cutting perpendicularly, ठीक है, because the coil is cutting perpendicularly through the magnetic field. Coil is cutting perpendicularly through the magnetic field. अच्छा, अब जरा देखिएगा कि अगर यहां से when the coil, अब देखिए it says कि when the coil is in vertical position, when the coil is in vertical position while moving, तो क्या होगा? When the coil is in vertical position while moving, then EMF induced is zero because at that instant, the coil is parallel to the magnetic field. तो पैरेलल के केस में तो EMF इंड्यूस नहीं होता ना, परपेंडिकुलर के केस में होता। तो यहां तक सबको क्लैरिटी? ये बात जरा बेशक आप कॉपी आउट भी कर लीजिए, बिकॉज ये चीज जरा आपको समझनी चाहिए। तो ये एक बड़ा अच्छा इसमें कॉन्सेप्ट रिकॉल हो गया। चलिए, तो 37th का बी ऑप्शन आंसर होना चाहिए। लेट्स चेक कि ये सही है कि नहीं। तो 37th का बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन इज द आंसर। कहता है इन एन एसी जनरेटर a coil is rotated in the magnetic field and an electromotive force is induced in the coil. याद है, when a coil cuts perpendicularly through the magnetic field, an EMF is induced in the coil. यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन था। In which position of the coil does the EMF have the largest value? कुछ याद आ रहा है? ये सवाल हमने आई थिंक कोई पिछले किसी पेपर में भी किया था, और इस पे मैंने आपको एक नोट भी लिखवाया था। अब उसी नोट की जरूरत आन पड़ी है। क्या आपको याद है कि जब if the coil is in horizontal position, ये प्रूफ भी याद हमने किया था कि कॉइल अगर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होगा, if the coil is in horizontal position, EMF induced is maximum, क्योंकि उस वक्त वो मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो कट कर रहा होगा। ठीक है। और दूसरा पॉइंट का हिस्सा ये था कि if the coil is vertical, तो if the coil is in vertical position, तो उस लम्हे पे याद है वो पैरेलल होती है, जब वो मूव करती है तो ऑलमोस्ट पैरेलल है वर्टिकल पोजीशन, देन EMF इज मिनिमम, यानी ऑलमोस्ट 0 वोल्ट्स ही होगी। ठीक है, नो EMF इंड्यूस्ड। तो ये वो फैक्ट मैंने आपको उसमें पूरा समझाया भी था। अब देखो, उसने कहा किस पोजीशन में कॉइल में सबसे लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ EMF इंड्यूस हो रहा है।
तो ये तो हमें पता है हॉरिजॉन्टल में लार्जेस्ट ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन तो ये ए वाली ही है। क्या ख्याल? ये देखिए 34th में ए वाली पोजीशन ही हॉरिजॉन्टल है, और ये अब हॉरिजॉन्टल से थोड़ा सा वर्टिकल से आगे चली गई है, ये वर्टिकल है, तो इधर ईएमएफ जो है सी पोजीशन में ईएमएफ विल बी जीरो, 0 वोल्ट्स। याद है क्यों? देखिए जब ये ऐसे, मैं इसकी लॉजिक आपको दोबारा समझा देता हूँ। जब ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है नॉर्थ टू साउथ, जरा आप देखना है, देखो ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में जब थी, यानी ये कॉइल को ना आपको साइड वाइज दिखा रहा है। जब ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में थी तो देखो इधर फोर्स अपवर्ड लग रही है, इधर फोर्स डाउनवर्ड लग रही है। तो मुझे ये बताओ कि जब ये कॉइल मूव कर रही है तो इस हॉरिजॉन्टल पोजीशन में तो मोमेंटरली ये ऐसी जा रही है ना। ये देखिए इट इज परपेंडिकुलर टू द, दोनों तरफ देखो मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये परपेंडिकुलर एंगल बना रही है। देखिए ना, मैग्नेटिक फील्ड यूं जा रही है और ये कट कर रहा है इसको ऐसे, तो एक प्लस का निशान यानी 90 नहीं बन रहा। तो जब परपेंडिकुलरली कॉइल काटेगी तो वहां मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस्ड मैक्सिमम होगा। ठीक है, बाकी इन पोजीशनों में मिडवे ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। बट वर्टिकल पोजीशन में क्या बताया था कि देखिए यहां से ये मैग्नेटिक फील्ड यूं जा रहा है, और जब ये कॉइल घूम रहा है तो ये इस मोमेंट पे व्हेन इट इज इन वर्टिकल पोजीशन, ये वर्टिकल पोजीशन पे है तो ऑलमोस्ट देखो जरा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बिल्कुल इंस्टेंट, इस इंस्टेंस पे पैरेलल ही नहीं है। ये जब यहाँ से घूमने के लिए आगे फोर्स इस पे लगेगी तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल हैं, तो ईएमएफ इंड्यूस होता है। याद है इधर हमने पढ़ा था कि व्हेन अ कॉइल कट्स परपेंडिकुलरली, व्हेन अ कॉइल cuts perpendicularly through the magnetic field, when a coil cuts perpendicularly through the magnetic field, through the magnetic field of the bar magnets, through the magnetic field of the bar magnets, तो तब हम कहते हैं and EMF is induced in it. There is no EMF induced, there is no EMF induced when the coil cuts parallel, when the coil cuts parallel to the magnetic field. तो मैग्नेटिक फ्लक्स तब इंड्यूस होता है जब कॉइल परपेंडिकुलरली कट करेगी, पैरेलल नहीं। ठीक है जी, बस ये थोड़े से सवाल रहेंगे, इसको कंप्लीट कर लेते हैं ताकि फिर आप एक ही दफ़ा इसको वो कर लें। तो ये ज़रा आप इस तरह से इसको देख लीजिएगा। ठीक है, जस्ट अ फ्यू क्वेश्चंस लेफ्ट। ठीक है, आप रिकॉर्डिंग्स में इसको देख लीजिएगा, कोई इशू नहीं। मैं ख़त्म करता हूँ। तो ये आपके पास अब 34th में ये आंसर है, तो 34th में हाईएस्ट ईएमएफ जो है वो ये आ जाएगा। तो अब 34th, 33 तो हमने स्किप किया, 34th का ए ऑप्शन इज द आंसर। 36th में कहता है जी कि अ ट्रांसफार्मर हैज NP टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल एंड NS टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल। तो नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी को NP बोलते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी को NS बोलते हैं। कहता है व्हिच रो गिव्स द वैल्यूज ऑफ NP एंड NS फॉर अ ट्रांसफार्मर that steps up a voltage of 1200 volts to 36,000 volts। 1200 volts to 36,000 volts हमने जाना है। तो कहता है which row gives the values of NP and NS for a transformer that steps up a voltage of 1200 to 36,000। तो अब मुझे ये बताओ कि a transformer has NP turns in the primary coil and NS turns in the secondary coil। तो अब आपने which row gives the values of NP and NS for a transformer that steps up a voltage। अब देखो मुझे एक बात बताओ, स्टेप्स अप की बात कर रहे हैं, तो ये स्टेप अप वोल्टेज नहीं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर नहीं होगा। देखिए स्टेप अप करता है जब वोल्टेज, तो इसका मतलब है कि ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। और स्टेप अप ट्रांसफार्मर में आपको बताया गया था कि देखिए नंबर ऑफ टर्न्स एट द प्राइमरी कॉइल थोड़ी होंगी और नंबर ऑफ टर्न्स एट द सेकेंडरी ज्यादा होंगी। ये बात समझ आ रही है ना कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, नाम से लग रहा है इट स्टेप्स अप द लेवल ऑफ वोल्टेज। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर मैंने ये बताया था ना कि देखो प्राइमरी पे थोड़ी टर्न्स होंगी, सेकेंडरी पे ज्यादा होंगी,
यानी टर्न्स की तादाद स्टेप अप हो रही है, तो फिर वोल्टेज का लेवल भी तो स्टेप अप होगा। तो अब सोचो कि अब हमारे पास वो कह रहे हैं कि और वोल्टेज कहाँ से कहाँ स्टेप अप करनी है, फ्रॉम 1200 वोल्ट्स टू 36,000 वोल्ट्स। अब मुझे बताओ ये 1200 वोल्ट्स से 36,000 वोल्ट्स जा रहा है, तो हमारे पास वीपी दिया हुआ है फिर एक लिहाज से 1200 वोल्ट्स, और वीएस हमें दिया हुआ है सेकेंडरी पे 36,000 वोल्ट्स प्रोड्यूस कराना है। तो देखो ना, वोल्टेज की लेवल आप स्टेप अप कर रहे हो 1200 से 36,000 तक। तो इसका मतलब है कि ये स्टेप अप करानी है, तो ये वोल्टेज एट द प्राइमरी है और ये वोल्टेज एट द सेकेंडरी है। तो वोल्टेज एट द प्राइमरी 1200 है, वोल्टेज एट द सेकेंडरी 36,000 है। तो अब मुझे एक बात ये बताओ कि अब क्या करना चाहिए फिर। ये 36,000 है, ये 1200 है, ठीक है जी। अब सवाल ये है कि यहाँ तक जब आपने इसको कर लिया, तो अब वो कहता है कि एनपी और एनएस। अब ए ऑप्शन में, बी में, सी में और डी में हमने देखना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन ऑफ एनपी और एनएस हमारे पास आते हैं। आप सबको फॉर्मूला ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स याद है, वी एस ओवर वी पी इक्वल एन एस ओवर एन पी इक्वल आई पी ओवर आई एस। बट यहाँ तो इस पोर्शन ऑफ द फॉर्मूला को सिर्फ हमने यूज करना है ना, करंट का तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो अब जरा चेक कीजिए कि वी एस हमारे पास कितना आ रहा है, 36,000। वी एस 36,000 है और वीपी जो है वो 1200 है। तो देखो वीपी 1200 है। अब मुझे ये बताओ एन एस ओवर एन पी, इनकी तो वैल्यूज गिवन नहीं है ना, वो तो हमें इसमें ऑप्शंस में दिया हो। अब इसका शॉर्टकट बता रहा हूँ। मुझे ये बताओ कि एन एस ओवर एन पी का जो रेशो है वो कितना निकलेगा। देखिए ये दो जीरो से कट गए, तो ये कितना आता है। आप 360/12 करके कैलकुलेटर पे देखो, तो 360 डिवाइड बाय 12 जो होगा ये 30 आता है। खैर कैलकुलेटर पे आप डायरेक्ट देख लें, तो ये 30/1 इक्वल एन एस ओवर एन पी होना चाहिए। यानी एन एस ओवर एन पी का रेशो 30/1 के इक्वल आना चाहिए। एन एस ओवर एन पी करो तो रेशो जो है वो 30/1 आना चाहिए। तो मुझे ये बताओ एन एस ओवर एन पी, देखिए एन एस ओवर एन पी का रेशो 30/1 आना चाहिए, तो ये 60,000/2000। जरा चेक करके देखते हैं इन सारे केसेस में ना, जरा एन एस ओवर एन पी का रेशो देखते हैं किस जगह पे 30/1 आ रहा है। अब एन एस ऊपर रखना है ना और एन पी नीचे, ये एहतियात करना। 60,000/2000, तो जरा चेक करते हैं ये 60,000/2000 आता है हमारे पास इस ऑप्शन ए के लिए। 60,000/2000 का रेशो चेक कीजिए क्या आएगा। बिल्कुल सही है, पहली जवाब ठीक आ गया। तो 60,000 डिवाइडेड बाय 2000, तो ये 30/1, तो ये तो आंसर यही मिल गया हमें कि ऑप्शन ए ही इसका जवाब है। लेकिन वैसे बाकियों को भी चेक करते हैं। 600,000/2000, एन एस को ऊपर रखना है बस, ठीक है। तो 600,000/2000 करके देखें, तो जवाब 600,000 डिवाइड बाय 2000, तो ये आ रहा है 300। इसका रेशो तो 300 आ रहा है, हमें तो 30 चाहिए था, तो ऑप्शन बी नहीं हो सकता। सी में देखिए 2000/60,000, ये तो रेशो ही 1/30 आएगा, हमें 30/1 चाहिए था, ये नहीं होगा। फिर इसी तरह 2000 अपॉन ये करके ये 1/300 आएगा, ठीक है। तो हमें तो 30/1 चाहिए था। तो बात समझ आई सबको कि देखिए आपको वी एस अपॉन वीपी, अब वी एस 36,000 लगाया हमने, वीपी 1200 लगाया, तो अब वी एस ओवर वीपी का जो रेशो है वही एन एस ओवर एन पी का रेशो होगा। तो एन एस ओवर एन पी का रेशो 30/1 आर। तो आपने 30/1 सारे इस तरह करते गए, तो 60,000/2000, 600,000/2000 इस तरह करते जाइए और जवाब आपका निकलता जाएगा। तो 30/1 ये जवाब ए ऑप्शन इस तरह से आ रहा है। तो 36 का ए जवाब आएगा ऐसे। तो मुझे ये बताओ कि 36 का ए ऑप्शन इस केस में यूं आंसर आएगा। अब देखो वो कहता है फिगर 7.2 shows a circuit diagram of a transformer of a step down transformer। जरा बच्चों एक क्विक सा रिकॉल देखो आप, कि आपको मैंने बताया था कि ट्रांसफॉर्मर
बेसिकली वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है which changes the level of the voltage. याद है ट्रांसफॉर्मर, it changes the level of the voltage. एक रिकॉल जरा पहले पूरा दे रहा हूं कि it changes the level of the voltage. फिर आपने पढ़ा था कि ट्रांसफॉर्मर्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं स्टेप डाउन स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर्स और एक होते थे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर्स। तो ये हमने पूरे लेक्चर्स के देखे हुए, एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या था, जिसमें याद है कि नंबर ऑफ टर्न्स एट द प्राइमरी लेसर होते हैं और नंबर ऑफ टर्न्स एट द सेकेंडरी स्टेप अप हो जाते हैं। यानी देखो ना, प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल पे जाते हुए टर्न्स बढ़ जाएंगी, और स्टेप डाउन में क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी पे ज्यादा होंगी और नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी पे कम होंगी। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर हमने पढ़ा था कि इट इज इंस्टॉल्ड इन पावर स्टेशंस, ये इंस्टॉल किया जाता है इन पावर स्टेशंस, जबकि जो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है इट इज इंस्टॉल्ड इन कंजम्पशन एरियाज, ताकि वोल्टेज को कम करवा के घरों में भेजा जाए। अच्छा, अब ट्रांसफॉर्मर का वैसे जो जनरल स्ट्रक्चर था, आपने पढ़ा था ना कि ये इस तरह से एक लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन की कोर होती है बीच में। तो दिस इज ऑल रिकॉल जो आपने किया हुआ है, इसको लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन की कोर बोलते हैं। और यहां से इधर से हमने जो टर्न्स दिए हुए हैं, याद है इधर आपके पास एसी ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई इनपुट के तौर पे आप देते हो, और यहां से आपकी जो आउटपुट निकलती है सेकेंडरी कॉइल पे, वो भी एक एसी आउटपुट होता है। याद है एसी आउटपुट हमने यूं पढ़ा था। जो पहली कॉइल है इसको वी कॉल द प्राइमरी कॉइल, रिमेंबर वी कॉल दिस द प्राइमरी कॉइल। और ये जो आपकी दूसरी कॉइल है इसको वी कॉल एज द सेकेंडरी कॉइल। तो ये जब आपने बात सारी देख ली थी, तो ये एक प्राइमरी कॉइल है और एक सेकेंडरी कॉइल। इसका ट्रांसफॉर्मर का बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल याद है कि ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स एट द प्राइमरी कॉइल एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड एट द सेकेंडरी कॉइल, इसलिए ट्रांसफॉर्मर काम करता है। और फिर एक ट्रांसफॉर्मर का फॉर्मूला था Vs ओवर Vp इक्वल Ns ओवर Np इक्वल, याद है इसमें करंट का Ip ओवर Is होता था। यानी V और Ns तो सेम वाले, Vs Ns Vp Np, लेकिन ये Vs के साथ Ip ऊपर है और Vp के साथ Is ऊपर। तो ये बात आपको बताई थी कि इसमें से कोई सा एक फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते हैं एंड वी गेट टू नो कि हमने इसमें क्या करना है। अब जरा देखिएगा इसमें कि देखो इसमें बच्चों आपको वो कहता ये है, सी अब ये तो वैसे मैंने एक रिकॉल आपको दे दिया ना, तो कहता है फिगर 7.2 शोज अ सर्किट डायग्राम ऑफ अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। अच्छा देखो, अब उसने पूरी वो कोर नहीं बना के दिखाई। ये जो पहली कॉइल है, ये पहली कॉइल याद रखिएगा, दिस इज अ प्राइमरी कॉइल। हमें इसका प्रॉपर डायग्राम बनाना आना चाहिए। और ये वाली जो इसने दूसरी कॉइल दिखाई हुई है, ये इसकी सेकेंडरी कॉइल। तो हमने इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या पढ़ा था कि चूंकि इस एसी सप्लाई की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स प्राइमरी कॉइल पे बदल रहा होता है, तो इसी वजह से सेकेंडरी कॉइल पर भी एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है और एसी आउटपुट ही मिलता है। याद? तो अब ये सारी बातें कहकर वो कहता है द वोल्टेज, कहता है द मेन्स वोल्टेज सप्लाइड टू द ट्रांसफॉर्मर। अब एक बात बताओ, ये जो लफ्ज है द मेन वोल्टेज सप्लाइड टू द ट्रांसफॉर्मर, सप्लाइड का क्या मतलब है कि सप्लाई हमेशा ट्रांसफॉर्मर को प्राइमरी पे दी जाती है या सेकेंडरी पे? देखो एक वर्ड विल टेल यू कि ये बात क्या दे रहा है। आप याद रखिए, सप्लाई जो प्रोवाइड की जाती है ट्रांसफॉर्मर्स में, यू ऑलवेज सप्लाई एवरी टाइप ऑफ वोल्टेज टू द प्राइमरी कॉइल। तो इधर इसको जब आप वोल्टेज प्रोवाइड करते हो, तो इधर फ्लक्स वेरिएशन की वजह से इस सेकेंडरी कॉइल में भी फ्लक्स वेरी करती है, तो यहां तो आउटपुट जनरेट हो रहा है। तो ये बात इधर से पता लगी कि द मेन्स वोल्टेज सप्लाइड टू द ट्रांसफॉर्मर इज 240 वोल्ट्स। इसका मतलब है कि ये आपको प्राइमरी कॉइल की वोल्टेज गिवन है, ठीक है। बट आगे कहता है द आउटपुट पावर,
अब इस लफ्ज का क्या मतलब है? आउटपुट का। आउटपुट का मतलब है कि ये आपको सेकेंडरी कॉइल पे जो है वो दी गई है। तो सेकेंडरी कॉइल पर जो पावर ट्रांसफार्मर का पावर आउटपुट है दैट इज 45 वॉट्स। तो इसका मतलब है कि ये पावर आउटपुट आपको दिया हुआ है 45 वॉट्स का। ठीक है। अब वो कहता है कि ट्रांसफार्मर इज 100% एफिशिएंट। अच्छा बच्चों, एक छोटी सी बात इधर मैं अपडेट आपको करवाऊंगा कि जो आपको इधर से फिर याद रहनी चाहिए। देखिए, इसमें ना आपको एक काम बड़ा सिंपली इस तरह से करना चाहिए, जो कि एक छोटा सा फॉर्मूला क्या बल्कि अपडेट, वो वर्क एनर्जी पावर और उसका कॉम्बो ही है। तो देखें, आपने एक बात इधर ये नोटिफाई करनी है कि वो जब भी ये कहता है ना कि ट्रांसफार्मर 100% एफिशिएंट है, तो 100% एफिशिएंसी का मतलब ये होगा कि जितनी पावर इनपुट दी जा रही है, ट्रांसफार्मर को जितनी पावर इनपुट दी जा रही है, उतनी ही ट्रांसफार्मर का आउटपुट पावर भी होगा। देखो, ये वर्क एनर्जी पावर में आप पढ़कर आए हुए हो कि जितना आप, अगर एक सिस्टम 100% एफिशिएंसी से काम कर रहा है, तो इसका मतलब है जितनी इसको इनपुट पावर मिल रही है, उतनी ही वो आउटपुट पावर जनरेट कर रहे हैं। तो हम ट्रांसफार्मर्स में हमेशा याद रखो, इनपुट देते हैं प्राइमरी कॉइल को। इनपुट्स जो होती हैं वो प्राइमरी कॉइल को दी जाती हैं और आउटपुट जनरेट होता है एट द सेकेंडरी कॉइल। ये वैसे मैं आपको एक रिकॉल बता रहा हूँ, जरा इस चीजों को अब मिला के सवाल पे अप्लाई करना देखो। तो जब भी वो कहे ना 100% एफिशिएंसी है, तो पावर इनपुट इक्वल होगा टू पावर आउटपुट। अब इनपुट का मतलब है हम प्राइमरी कॉइल की बात कर रहे हैं, और आउटपुट का मतलब है हम सेकेंडरी कॉइल की बात कर रहे हैं, क्योंकि ट्रांसफार्मर में इनपुट प्राइमरी कॉइल को मिलता है और आउटपुट जनरेट होता है सेकेंडरी कॉइल के ऊपर। तो अब ये बात वो कहता है, कैलकुलेट द इनपुट करंट। मुझे ये बताएं कि इनपुट करंट का मतलब क्या? हमें आईपी नहीं निकालना। इनपुट करंट, देखो ना, मैंने क्या कहा था, इनपुट हर तरह की प्राइमरी कॉइल पर आपने जाना है। अब इस सवाल में देखो कुछ नया नहीं है, आपने सिर्फ एक बात ये देखनी थी कि वो कह रहे हैं कि ट्रांसफार्मर 100% एफिशिएंट है, तो आपने पावर इनपुट इक्वल टू पावर आउटपुट की इक्वेशन लिख देनी है। ठीक। और हमें यह पता होना चाहिए कि पावर इनपुट हमें प्राइमरी कॉइल की मिलेगी और पावर आउटपुट हमें सेकेंडरी कॉइल की मिलेगी। तो अब ये बात जब आपने इसमें देख ली, तो अब वापस से जरा सवाल का डेटा देखते हैं। कहता है द मेन्स वोल्टेज सप्लाइड टू द ट्रांसफार्मर इज 240 वोल्ट्स। तो मुझे ये बताओ, ये सप्लाइड वोल्टेज जो दी हुई है 240, कैन यू टेल मी कि ये 240 वोल्ट्स क्या है? इज दिस द वीपी और इज दिस द वीएस? जरा मुझे बताएं, ये वीपी है या वीएस है? तो इसके लिए आप ये याद रखो कि जब वो कह रहे हैं ना कि द मेन्स वोल्टेज सप्लाइड टू द ट्रांसफार्मर इज 240, तो इसका मतलब है कि जो वोल्टेज सप्लाई की गई, देखो इस प्राइमरी कॉइल को जो सप्लाई की गई वो 240 वोल्ट्स है। तो ये बेसिकली आपको वीपी यानी वोल्टेज ऑफ द प्राइमरी कॉइल गिवन है, ये सेकेंडरी की नहीं दी हुई। तो ये आपने फिर जहन में रखना है कि ये वोल्टेज ऑफ द प्राइमरी गिवन। देखिए ना, दिस वोल्टेज सप्लाइड टू द ट्रांसफार्मर इज 240 वोल्ट्स का मतलब ये है कि ये आपको वो सप्लाइड वाली यानी वोल्टेज ऑफ द प्राइमरी गिवन, क्योंकि सप्लाई हर चीज आप प्राइमरी कॉइल को करते हो, सेकेंडरी फिर उसको प्रोड्यूस करता है। आगे कहता है द आउटपुट पावर ऑफ द ट्रांसफार्मर इज 45 वॉट्स। तो मुझे ये बताएं, आउटपुट पावर 45 वॉट्स है, यानी जो सेकेंडरी पे आउटपुट पावर आई, आउटपुट का ताल्लुक सेकेंडरी कॉइल से है, इनपुट्स का ताल्लुक प्राइमरी कॉइल से। ठीक। तो अब वो कह रहे हैं कि फिर अगर 100% एफिशिएंट है, तो फिर हमने ये इक्वेशन सोचनी है आज। वो कह रहे हैं कैलकुलेट द इनपुट करंट टू द ट्रांसफार्मर। जरा मुझे बच्चों ये बताओ, आपको वीपी की वैल्यू दी हुई है 240 वोल्ट्स और आपने इनपुट करंट, अब अगेन इनपुट इज ऑलवेज एट विच कॉइल? प्राइमरी कॉइल। तो इनपुट करंट का मतलब, इन अदर वर्ड्स, हमने आईपी फाइंड करना था। इनपुट करंट का मतलब करंट एट द प्राइमरी कॉइल। तो आपने करंट एट द प्राइमरी कॉइल फाइंड करना है। देखो, वोल्टेज एट द प्राइमरी आपको 240 दिया हुआ है और करंट एट द प्राइमरी, इनपुट करंट का ये मतलब है, इनपुट का ताल्लुक हमेशा
प्राइमरी कॉइल से होता है। तो ये मैं जरा आपको फुल रिकॉल से दे रहा हूँ चीजों के, सब अब बातें कर चुके हैं हम लोग। तो अब बच्चों जरा एक बात देखो, इसमें हाउ विल वी डील विद दिस न्यूमेरिकल नाउ। आप मुझे ये बताएं कि इनपुट कर पावर जो है, आप सब लोग देखिए एक चैप्टर 2 करंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में एक फॉर्मूला पढ़कर आए थे, P इज इक्वल टू वी आई। याद है, एक फॉर्मूला था P इक्वल टू वी आई, यानी पावर इज वोल्टेज इनटू करंट। तो इस फॉर्मूला को यूज करते हुए मुझे जरा एक बात बताओ, पावर इज वोल्टेज इनटू करंट, राइट। बट चूंकि ये प्राइमरी कॉइल का सारा डेटा है, तो इधर हमने इनपुट पावर प्राइमरी कॉइल की डाली है ना, तो फिर इसका मतलब है पावर विल बी रिप्लेस्ड विद V इनटू आई। अब वोल्टेज भी इधर प्राइमरी वाली लगेगी और करंट भी प्राइमरी वाला लगेगा। इक्वल टू की जगह इक्वल टू आ गया। और मुझे ये बताओ कि पावर आउटपुट हमें पहले से गिवन नहीं है। वैसे अगर इधर सेकेंडरी कॉइल होता तो मैं इधर लगाता V इनटू आई दोबारा। अब सेकेंड आउटपुट की बातें हो रही हैं, तो ये सेकेंडरी कॉइल का, तो इधर वोल्टेज भी सेकेंडरी की लगती और करंट भी सेकेंडरी का निकलता। तो वो जो फॉर्मूला नहीं बना था VS ओवर VP NS ओवर NP इक्वल IP ओवर IS, वो एक्चुअली इसी से प्रूव हुआ है। लेकिन मुझे ये बताओ, इस क्वेश्चन में तो पूरी आउटपुट पावर कलेक्टिवली हमें गिवन ही नहीं है। देखो, सेकेंडरी कॉइल पे आउटपुट पावर 45 वॉट्स हमें पहले से गिवन ही नहीं। तो क्या ख्याल है कि मैं यहाँ पे 45 वॉट्स, चूंकि ऐसा यूनिट्स है, वही ना लिख लूं डायरेक्ट। तो इधर मुझे फिर VS इंटू IS करने की जरूरत नहीं थी, पूरा आउटपुट पावर पहले से ही हमें गिवन है। तो आउटपुट पावर ये आ गया। अब इधर से मुझे ये बताइए कि आपको वोल्टेज एट द प्राइमरी की वैल्यू तो दी हुई है 240, और करंट, इनपुट करंट यानी IP की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या ये IP यहां से सब्जेक्ट बना के नहीं आ सकता? तो IP वुड बी इक्वल टू 45 अपॉन 240। तो व्हाट विल बी द इनपुट करंट एट द प्राइमरी कॉइल? आप इसको जरा आप जब कैलकुलेट करोगे तो 45 डिवाइड बाय 240, दिस विल गिव यू 0.1875। तो ये 0.187, ये इतने वॉट्स, सॉरी वॉट्स कह रहा हूँ, एम्पेयर्स आ जाएगा। लेकिन इसको आप अब सारी वैल्यूज देखिए कहाँ तक दी हुई है, दीज आर टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, लोएस्ट। तो 3 तक छाप कर आप इसको 0.19, इसका आंसर यहां से यू लिख देंगे 0.19 एम्पेयर्स। तो राउंडिंग रूल आई होप आप बिल्कुल क्लियर है। तो इनपुट करंट 0.19 एम्पेयर्स, यूनिट्स ना दिए हों तो फिर लिखना मस्ट है। तो मैं एक सेकंड इसको आपको जरा मार्क स्कीम से एक दफा चेक करवा लेता हूं कि देखिए इसने क्या क्या वर्किंग की हुई है। तो देखो 0.19 एम्पेयर करंट आ रहा है, तो ये वही IP VP IP इक्वल VS IS, या इस तरह उसने डायरेक्ट वही, खैर जो हमने वर्किंग की है 45 ओवर 240, तो इस तरह से आपके पास ये आ जाएगा। लेकिन बच्चों ये बात उम्मीद है कि आपको समझ आई, इसको एक बार जरा रिप्ले करके भी देखना कि द मेन्स वोल्टेज सप्लाइड टू द ट्रांसफॉर्मर इज 240 का मतलब ये होता है कि ये आपको वोल्टेज ऑफ द प्राइमरी गिवन है, क्योंकि सप्लाई इनपुट प्राइमरी पे दी जाती है। और कहता है द आउटपुट पावर इज 45 वॉट्स, तो इसका मतलब है सेकेंडरी कॉइल पे आउटपुट पावर इकट्ठी दी हुई है। ट्रांसफॉर्मर 100% एफिशिएंट है, तो फिर इसका मतलब है इनपुट पावर इक्वल आउटपुट पावर। और इनपुट पावर के लिए P इक्वल टू VI, तो प्राइमरी की वोल्टेज और करंट भी प्राइमरी का ही, और सेकेंडरी की आउटपुट पावर हमें टोटल इधर गिवन थी, तो मैंने इसको यहाँ ये लगा दिया, और इधर से आंसर फिर आगे सब्जेक्ट बना के हमने निकाल लिया। ठीक है। अब देखो, इसने अगले पार्ट में कहा कि ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, ऑन द लेबल्स स्टेट अ सूटेबल मटेरियल फॉर ईच कंपोनेंट। 3 मार्क्स का ये काम था। तो देखो, मैंने आपको कहा था कि डायग्राम्स ये लाजमन हमसे बनवाता है। तो आपने ट्रांसफॉर्मर का जब डायग्राम बनाना हो, तो याद है इसमें हम एक तो इसकी बताते हैं कि ये एक प्रॉपर, जो इसमें लैमिनेटेड, तो इधर हम लिखेंगे इसको कि ये एक लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन की कोर है। ठीक है, लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर। ठीक है। लेकिन अब आपने इसमें ये देखना है कि देखो, इधर आपका इनपुट भी AC इनपुट है, यानी इनपुट सप्लाई भी ऑल्टरनेटिंग करंट होती है, और
यहाँ प्रोड्यूस भी, बड़ा इजी सा डायग्राम है जो कराया भी था आप लोगों को इस तरह से, तो एसी आउटपुट, ठीक है। और फिर अब इधर ये देखना है गौर से, कहता है कि एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो लेवल ऑफ वोल्टेज को कम कराएगा, ये कंजम्पशन एरियाज के बाहर लगता है। तो आपने इसमें फिर टर्न्स किस तरह से दिखानी थी, ये मैंने आपको बताया था कि देखिए इसकी स्टेप डाउन है ना, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स भी प्राइमरी पे क्या होंगी, ग्रेटर, और सेकेंडरी पे टर्न्स डाउन हो जाएंगी यानी कम हो जाएंगी। तो इसको याद यूं रखा था। तो आप इधर से प्राइमरी कॉइल पर ना, अब जरा इंटेंशनली प्राइमरी कॉइल पर आप जरा टर्न्स इसमें ज्यादा दिखाओगे, ठीक है। प्राइमरी कॉइल्स पे थोड़ी सी इंटेंशनली ज्यादा टर्न्स आप दिखाएं, ठीक है। ये इधर से ऐसे आ जाएगा और ये इधर से ऐसे आ जाएगा, तो दिस इज गोइंग टू बी, ये आपके पास प्राइमरी कॉइल आ गया। और सेकेंडरी पे ना आप थोड़ी टर्न्स दिखाएं ऐसे करके, बस 3-4 यूं दिखा दी, और ये ऐसे आ गया, ठीक है। इसको आप करेक्ट करो, ठीक। बट लेबलिंग करनी है अब हमने, ठीक है। दिस इज द प्राइमरी कॉइल, आपने इसमें बताना है कि ये इसमें प्राइमरी कॉइल है और ये थी इसमें सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर की पिक्चर, डीसी मोटर, एसी जनरेटर सब सिखाया था, इसको आपने याद भी रखना है। तो उसने चूंकि इधर कहा भी है ना कि लेबल फॉर ईच मटेरियल द कंपोनेंट्स जो हमारे पास इसमें होने चाहिए, तो आप सबको ये पता है कि, और इसके अलावा ना, आप चूंकि कंपोनेंट्स का भी नाम उसने बोला है, तो ये जो कॉइल्स हैं दोनों, ठीक है, ये दोनों कॉपर की तारें हैं ना, तो कॉपर की कॉइल्स बनी होनी चाहिए। या आप इधर भी लिख सकते हो ऐसे करके कि प्राइमरी कॉइल मेड अप ऑफ कॉपर, ठीक है, मेड अप ऑफ कॉपर, और सेकेंडरी कॉइल भी मेड अप ऑफ कॉपर। तो दोनों कॉपर की तारें हैं, एक ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई इनपुट आउटपुट दे रहे हो दोनों साइडों से, ठीक है। अब 3 मार्क्स किस बात की डिस्ट्रीब्यूशन ये कर रहा है, तो इसमें एक तो ये आपने लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर, प्राइमरी कॉइल मेड ऑफ कॉपर, सेकेंडरी कॉइल मेड ऑफ कॉपर, एसी इनपुट, एसी आउटपुट। लेकिन सबसे अहम बात कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो टर्न्स का बड़ा ख्याल रखना, प्राइमरी पे ज्यादा टर्न्स और सेकेंडरी पे कम टर्न्स। तो अगर हम इसका बैक पे देखें, लेट्स सी ये क्या कहता है हमें। सी इट सेज के लेबल डायग्राम हो शोइंग सॉफ्ट आयरन कोर, तो वो हमने देखो इधर सॉफ्ट आयरन कोर अपने आंसर में ये दी हुई है। दूसरा कहता है कि कॉपर की कॉइल्स हों, कॉपर की कॉइल्स हों। तो ये बच्चों तीसरा कहता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स ये आपने दिखाई, बट कहता है फ्यूअर कॉइल्स ऑन द सेकेंडरी दैन ऑन द प्राइमरी। ये चीज आपने बिल्कुल मिस आउट नहीं करनी कि टर्न्स की तादाद आपको जो है वो जरूर वेरी करानी चाहिए, ठीक। और अगर स्टेप अप करता ये सब सेम लेबलिंग होती, सिर्फ प्राइमरी पे थोड़ी टर्न्स और सेकेंडरी पे टर्न्स स्टेप अप हो जाती, यानी तादाद बढ़ जाती। इसको देखो याद रखना बड़ा इजी है। स्टेप डाउन में प्राइमरी पे ज्यादा और टर्न्स डाउन हो गई, यानी तादाद कम हो गई सेकेंडरी तक आते आते। प्राइमरी पहले आता है, सेकेंडरी सेकंड पे आता है। प्राइमरी इज पहला, सेकेंडरी इज सेकंड। और स्टेप अप में टर्न्स भी स्टेप अप यानी बढ़ गए। तो फिर ये दोनों में फर्क ये क्लियर रखना जरा। Student makes a transformer that uses an alternating current supply with an electromotive force of 12 volts. कहता है एक स्टूडेंट है, he makes a transformer that uses an alternating current supply with an electromotive force of 12 volts. देखिए आपको EMF जो है वो EMF दिया हुआ है इसका 12 volts, ठीक है, 12.0 है इनफैक्ट। अच्छा ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं न्यूमेरिकल्स में ना, ये जो 12.0 कह रहा है, देखिए ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। कहता है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 12.0 वोल्ट्स है टू इंड्यूस एन आउटपुट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2.0 वोल्ट्स। देखिए आउटपुट पोटेंशियल डिफरेंस उसका 2.0 वोल्ट्स। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि ट्रांसफार्मर की जो स्टोरी थी, आपको याद है ट्रांसफार्मर मैंने कहा था ना बच्चों, सिंपल डीसी मोटर, जनरेटर और ट्रांसफार्मर,
इनका वर्किंग प्रिंसिपल, इनके डायग्राम, इनके फॉर्मूला जो भी हमने सीखा था, उन टॉपिक्स को जरा पक्का करें, बड़ा इन पे फ्रीक्वेंट सवाल आते हैं। कहता है कि a student makes a transformer that uses an alternating supply with an electromotive force of 12 volts to induce an output potential difference of 2 volts। आपको याद है कि ट्रांसफार्मर में इनपुट प्राइमरी कॉइल पे भी इनपुट ऑल्टरनेटिंग करंट होता है और आउटपुट एट द सेकेंडरी कॉइल भी आपका ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई ही आउटपुट निकलती है, याद है जी। अच्छा, अब उसने प्राइमरी पे 12 वोल्ट रखा हुआ है और वोल्टेज एट द प्राइमरी 12 वोल्ट है एंड वोल्टेज एट द सेकेंडरी 2 वोल्ट्स। अच्छा, वोल्टेज अगर सेकेंडरी पे कम इंड्यूस हो रही तो क्या ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर नहीं? ये मैंने पूरा चैप्टर भी बच्चों अपलोडेड रखा हुआ है, डिस्पाइट हमने इसको ऑनलाइन में किया था, बट मैंने ये इसको अपलोड किया था कि इधर आप पॉज करके जरा यूट्यूब पे जाकर हमारा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का चैप्टर देखिए, आपको उससे काफी क्लैरिटी होगी। तो अब कहते हैं द स्टूडेंट इज प्रोवाइडेड विद 2 लेंथ्स ऑफ इंसुलेटेड वायर एंड द यू शेप्ड पीस ऑफ आयरन। कहता है कंप्लीट एंड लेबल फिगर 7.1, complete and label figure 7.1 to show the transformer connected to the supply and the output from the transformer। वो कह रहा है complete the label 7.1 to show the transformer connected to the supply and the output from the transformer। तो आपने इसका आउटपुट और इनपुट ड्रॉ करके शो करना है। ट्रांसफॉर्मर्स की पिक्चर जरा आप याद कीजिए। देखिए, हमने तो एक लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर लिया था, वो जैसे एक मेटल फ्रेम सा होता है, और इसने तो ये एक यू शेप्ड मेटल का आयरन का दिखाया। तो देखिए, इसका जो ड्राइंग हम कंप्लीट करेंगे वो इस तरह से दिखा देते हैं कि इस पे ये जो प्राइमरी कॉइल है, इस पे जरा बच्चों टर्न्स आपने ज्यादा दिखाने, क्योंकि देखें इनिशियली इसमें यहाँ पे आपके पास जो वो है, यहाँ पे मैं इनपुट सप्लाई ये दिखा देता हूँ। तो ये ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई आपने एज इनपुट देनी है, ठीक है, और यहाँ पे ये हमने 12 वोल्ट्स इस तरह रखी हुई, और सेकेंडरी कॉइल पे चूंकि 2 वोल्ट्स इंड्यूस हो रहा है तो आपने इसमें बस सिग्निफिकेंटली थोड़े टर्न्स ऐसे दिखाने, और ये आपके पास एसी सप्लाई आउटपुट है, ठीक है जी। ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई आउटपुट यहाँ पे आपके पास इस तरह से यूं आ रहा है एंड दिस इज 2 वोल्ट्स, ठीक है जी। तो इस तरह से 3 मार्क्स वो ये दे रहा है कि आपने, अच्छा, इसकी लेबलिंग ये करनी है कि याद रखिए दिस इज गोइंग टू बी द प्राइमरी कॉइल, ठीक है, ये आपकी प्राइमरी कॉइल है और ये आपकी सेकेंडरी कॉइल। दिस इज हाउ यू बेसिकली डू दिस। तो बच्चों देखिए, ये इसका प्राइमरी और सेकेंडरी हो गया। अब वो कहता है कि एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द पीस ऑफ आयरन इन द ट्रांसफार्मर। देखिए, ये जो आयरन का पीस होता है, ये याद रखिए कि जब इधर से ऑल्टरनेटिंग करंट मैंने बताया था, एक राउंड में इधर और एक राउंड में इधर जाता है, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस हो रहा है उसकी भी पोलैरिटी स्विच होती रहती है, लेकिन ये सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये आयरन का पीस ही लिंक अप करता है बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल। तो इसका पर्पस क्या होता है बेसिकली कि इट लिंक्स, ठीक है, इट लिंक्स द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आयरन का पीस याद रखिए, इट लिंक्स द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिटवीन द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी कॉइल। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स के दरमियान, याद रखिएगा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स के दरमियान आपको ये एक लिंक प्रोवाइड करके दे रहा है। तो इट लिंक्स द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिटवीन द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी कॉइल्स। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स के दरमियान ये जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को लिंक करते हैं। तो इसका जरा जवाब देखते हैं बैक पे क्या उसने पर्पस इसका दिया हुआ है। तो देखिए, कहता है टू फ्रॉम लिंक्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिटवीन द प्राइमरी एंड द, वो ताकि स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड इन द जो है सेकेंडरी बने। तो ये 2 मार्क्स उसने 2 फ्रॉम दीज 3 बोला है। तो हम ये भी जरा एक पॉइंट और एड अप कर देते हैं कि इट लिंक्स द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिटवीन द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी कॉइल टू क्रिएट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इन द सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। तो ये आपने जहन में रखना है कि ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इन द सेकेंडरी कॉइल के लिए हम ऐसा करते हैं, ठीक। अच्छा, अब जरा आइए, कहता है कि द
द आउटपुट ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, देखें बात स्ट्रेट सवाल पूछ रहा है तो इनको आप जहन में रखिए। तो कहता है द आउटपुट ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज कनेक्टेड टू अ लैंप, द करंट इन द लैंप इज 100 मिली एम्पेयर्स। अच्छा, आउटपुट ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, देखिए वो कह रहे हैं कि ये जो यानी आउटपुट था, ये जो एसी सप्लाई आउटपुट है, ये कहता है एक लैंप को कनेक्ट कर दिया। देखिए अब अगर ये लैंप के साथ कनेक्टेड है तो वो कहता है कि करंट इन द लैंप, यानी ये लैंप सेकेंडरी कॉइल के साथ लगा है ना, 100 मिली एम्पेयर। तो मुझे ये बताइए कि जब ये आउटपुट सप्लाई जो है आपने लैंप के साथ कनेक्ट कर दी, तो आउटपुट वोल्टेज यानी वोल्टेज एट द सेकेंडरी आपके पास 2 वोल्ट्स है और करंट एट द सेकेंडरी आपके पास 100 मिली एम्पेयर। तो ये डाटा हमने लिख दिया। अब आगे वो हमें कहता है कि द ट्रांसफॉर्मर इज 100% एफिशिएंट, कैलकुलेट द इनपुट करंट टू द ट्रांसफॉर्मर। देखिए इनपुट करंट जो ट्रांसफॉर्मर को हमने इधर दिया है, यानी ये वाला जो इनपुट करंट इस प्राइमरी कॉइल पे है, वो हमने इनपुट एट द प्राइमरी आईपी फाइंड करना है, करंट एट द प्राइमरी। और वोल्टेज एट द प्राइमरी आपको उसने दी हुई है, दैट इज 12 वोल्ट्स। तो देखिए वोल्टेज एट द प्राइमरी आपको 12 वोल्ट्स दी हुई है, करंट एट द प्राइमरी हमने ढूंढनी है। वोल्टेज एट द सेकेंडरी 2 वोल्ट्स है और आपके पास करंट एट द सेकेंडरी जो है वो 100 मिली एम्पेयर। तो देखिए हमें इधर जो जवाब है वो नहीं उसने बताया, तो इसलिए हम बेहतर है कि एसआई यूनिट्स फॉर्म में ही रखें इसको। तो लेट्स, तो बच्चों कहता है कि देखिए द आउटपुट ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज कनेक्टेड टू अ लैंप, द करंट इन द लैंप इज 100 मिली एम्पेयर्स एंड द ट्रांसफॉर्मर इज 100% एफिशिएंट। देखिए आप मुझे ये बताएं कि अब आपके पास वोल्टेज एट द सेकेंडरी जो है वो 2 वोल्ट्स है और करंट एट द सेकेंडरी जो है वो 100 मिली एम्पेयर्स। तो आप सबसे पहले तो इसको एम्पेयर्स में चेंज करें। आपको एक ट्रांसफॉर्मर्स का फॉर्मूला और प्रैक्टिस इसमें कराई गई थी। अब देखिए आपको मालूम है ना कि मिली एम्पेयर से एम्पेयर्स में आना, ऐसा यूनिट्स में रखें, डिवाइड बाय 100 को डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.1 एम्पेयर्स। तो ये हम इस्तेमाल करेंगे फॉर्मूला के अंदर। फिर आप देखिए आपके पास इधर जो है वो मिसाल के तौर पे वोल्टेज एट द प्राइमरी जो है, देखिए वोल्टेज एट द प्राइमरी आपको 12 वोल्ट्स दी हुई है, ठीक है, और आपने करंट एट द प्राइमरी ये फाइंड करना। तो आपको फॉर्मूला याद है, वी एस ओवर वी पी। मैं एक मिनट यहाँ लिख देता हूँ इसको, ये हमने किया हुआ है, आप लोगों को अगर याद हो, वी एस ओवर वी पी इक्वल टू, याद है एन एस ओवर एन पी, तो नंबर ऑफ टर्न्स के साथ लिंक था, इक्वल टू आई पी ओवर आई एस। याद आया बच्चों के? देखिए ये फुल फॉर्मूला था, ये वोल्टेज एट द सेकेंडरी ओवर वोल्टेज एट द प्राइमरी इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स एट द सेकेंडरी ओवर नंबर ऑफ टर्न्स एट द प्राइमरी इक्वल टू करंट ऑफ द प्राइमरी। देखो वी एस ओवर वीपी है ना, तो ये एन एस ओवर एन पी है। वी और एन का तो एक ही जैसा, एस एस ऊपर ही आता है, पी पी नीचे ही आता है, लेकिन करंट के साथ उल्टा था कि करंट आई पी ओवर आई एस था। तो इस वक्त तो मुझे इन दो की जरूरत है, तो मैं यहां से फॉर्मूला लिखूंगा वी एस ओवर वीपी इक्वल आई पी ओवर आई एस। ठीक है जी। तो आपने इसमें क्या किया, वी एस जो है वो 2 वोल्ट्स है, वीपी जो है 12 वोल्ट्स है, यानी देखे ना वोल्टेज एट द सेकेंडरी 2 वोल्ट्स था, यहां से मैंने उठाया, और वोल्टेज एट द प्राइमरी जो है वो 12 वोल्ट्स था, क्वेश्चन में दिया हुआ है, एहतियात से सोचेंगे। तो अब आपने करंट एट द प्राइमरी को ढूंढना है, तो करंट एट द सेकेंडरी हमने कितना लगाया, करंट एट द सेकेंडरी जो है वो 0.1 लगा है। तो आईपी की वैल्यू फिर बच्चों कैसे निकालेंगे, सी आईपी विल बी इक्वल टू 2 इंटू 0.1 ओवर 12 ही लगेगा। ठीक है जी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इंटू 0.1 हो गया ये, और डिवाइडेड बाय 12 हो गया, तो ये आएगा 0.016। तो आईपी का मतलब ये हो गया कि ये 0.0166 दिया हुआ है, तो 0.0166। देखिए अब हर वैल्यू जो है ये आप देख रहे हो कि दो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स पीछे से अगर आप देखें तो ये भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स थी, इस तरह उसने हमें दिया हुआ था, तो हमने इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स छाप कर अब आपने आईपी को जो है राउंड ऑफ किया 0.017 एम्पेयर्स, 2 सिग्निफिकेंट तक ये ले आए, तो 0.017 एम्पेयर्स इसका फाइनल जवाब। देखिए इट्स ऑल अबाउट वही जो रिवीजन हमने चीज़ों की हुई है, तो उस तरह से ये काम ही हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि आपके पास ये आ जाएगा बच्चों 0.017 एम्पेयर्स, वही फॉर्मूला ऊपर से नीचे तक यही लगाया हुआ। अच्छा अब देखिए वो कहता है
कि another transformer is used in a school laboratory to step down a main supply with a potential difference of 110 volts to 12 volts. देखिए आपने 110 वोल्ट से 12 वोल्ट पे लाना है उसे. कहता है this transformer is mounted in a metal case. State and explain an essential safety feature required for this arrangement. देखिए आपने अगर इस ट्रांसफॉर्मर को मेटल केस के साथ लगाया हुआ, तो आपको क्या पढ़ाया गया था कि मेटल केसेस जो हैं अगर क्या ना हो तो बच्चों आपको वो शॉर्ट सर्किटिंग वाला केस याद है जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि अगर लाइव वायर कभी डैमेज होकर मेटल केस के साथ जुड़ जाए तो वो केस जो है लाइव हो जाएगा और यूजर को शॉक दे सकता है. इसलिए उसको हमेशा अर्थ वायर से कनेक्ट करके जमीन में हमें लगाना चाहिए. तो स्टेट एंड एक्सप्लेन एन एसेंशियल, पहले स्टेट करना है तो आपने बोलना है कि जी अर्थ द मेटल केस. ठीक है जी, अर्थ द मेटल केस. एक्सप्लेनेशन क्या है कि इन केस द लाइव वायर touches the metal case, see the live, in case the live wire touches the metal case, तो क्या होगा कि अगर लाइव वायर touches the metal case तो in case the live wire touches the metal case, the earth wire will ground the charges. याद है, the earth wire will ground the charges. ये आपने बात पढ़ी थी उस तरह से कि देखिए अब इसका मार्क स्कीम वर्जन क्या कहता है, जरा ये देखते हैं. तो सी इट सेज कि आपको मेटल केस जो है, ये मेटल केस अर्थ हुआ है, एंड इन केस द वायर फॉल्स ऑफ या इंसुलेशन फेल्स, लाइव वायर टचेस द केस, तो वही सारी बात शॉर्ट सर्किटिंग.